सो रेडी गाइस, शुरू करते हैं साउंड वेव्स। आज बहुत समय अपने पास कम है, चीजें बहुत सारी करनी होंगी, इसलिए प्लीज थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखें। आइए समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स? साउंड वेव्स। प्यारे बच्चों, साउंड वेव्स में सबसे पहले ध्यान रखें, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिसमें वेव आगे चलते हैं, पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मूव करते हैं। मैकेनिकल वेव होती है तो उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है ना। आपने देखा होगा मून पे साउंड नहीं आती, क्यों? क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता, जहाँ मीडियम नहीं होता, वहां बेसिकली साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वैक्यूम में जो कुछ भी चलाओ कोई आवाज नहीं आएगी। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके टाइप्स की। इंफ्रा ऑडियोबल, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक। यस, इंफ्रा वो होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है प्यारे बच्चों। ऑडियोबल वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। क्योंकि हमारे कान की जो एक लिमिट है, वो लिमिट प्यारे बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हो तो उस फ्रीक्वेंसी पे नजर जरूर मारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो या 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो। आप सॉल्व कर रहे हो, आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही है और आप लगे रहे स्लाइड सुनाई भी नहीं दे रही, क्योंकि हो सकता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज से कम हो या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। जैसे बीट्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रासोनिक, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा। और एक होती है प्यारे बच्चों सुपरसोनिक। जैसे हमने सुपरसोनिक बूम में भी पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो जाए, जैसे बुलेट है ना, अगर कोई बुलेट कितने से जा रही है सर? 660 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 660 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड एयर में होती है 330 मीटर पर सेकंड। तो सोचो ये इसकी डबल है। तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह की वेव क्या करता है? जनरेट करता है, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरसोनिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? मीडियम की। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह के मीडियम है। तीनों मीडियम में साउंड वेव क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो लिक्विड में, सॉलिड में और गैसेस में क्या करते हैं? प्रोपेगेट करती हैं। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो केवल सॉलिड्स में या लिक्विड की अपर सरफेस पर ट्रैवल करती है। ओके बेटा, अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अपने को फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं है। V बराबर होता है √y/ρ। y क्या होता है प्यारे बच्चों? x मॉडुलस एंड ρ इज द डेंसिटी। चूंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है प्यारे बच्चों, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसका मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। जब तीनों में ट्रैवल कर सकते हो तो तीनों में इसकी स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों? अलग अलग होती है ना। एयर में अलग होती है, सॉलिड्स में अलग होती है, और इसके अलावा एयर मतलब गैस, ओके, यानी कि गैसेस में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है, सॉलिड्स में अलग होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज √y/ρ। y कहलाता है प्यारे बच्चों यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में। फिर दूसरा आता है प्यारे बच्चों β/ρ। बीटा कहलाता है बल्क मॉडुलस। क्या कहलाता है? बीटा इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। और मैं आपको बता दूं जो बीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, और यंग्स मॉडुलस होता है प्यारे बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस F/A अपॉन डेल्टा L/S। ओके, ये बाद में जाके हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल ये मुझे पता है कि V बराबर √β/ρ। प्यारे बच्चों जो लिक्विड्स के लिए फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है? गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए भी V इज इक्वल्स टू √β/ρ। आज थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि आराम से बताना तो मैं आराम से बताऊंगा, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि यार अर्जी फर्जी चीजें फटाफट से थ्योरी कवर करनी है तो वहां थोड़ा सा प्यारे बच्चों तेजी से हम लोग चलेंगे। तो मैंने कहा कि V इज इक्वल्स टू √β/ρ। β/ρ ये गैसेस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं जो बीटा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। ये बल्क मॉडुलस एक्चुअली में प्रेशर के बराबर होता है तब, जबकि प्रोसेस कैसा होता है? आइसोथर्मल। सभी बच्चे जानते हैं आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों ये बीटा होता है गामा टाइम्स ऑफ P, तब जबकि प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक होता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा हम लोग करने वाले होंगे। गामा P, गामा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गामा कहलाता है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp to Cv, दैट इज इक्वल्स टू 1+2/f। बहुत सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 1+2/f। f क्या कहलाती है? f कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप सोचो कि साउंड वेव के अंदर कितनी सारी चीजें बीच बीच में आ रही होंगी, आने तो यार टेंशन मत करो भाई। तो गामा इज इक्वल्स टू Cp/Cv प्यारे बच्चों 1+2/f। 1+2/f
F कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ जी, F बराबर होता है 3 मोनो एटॉमिक गैस के, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है प्यारे बच्चों 3। फिर डायटॉमिक गैसेस H2O2 N2 के लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, और पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6। तो 3, 5, 6 ये प्यारे बच्चों डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट F की वैल्यूज होती हैं। F की वैल्यू डिफरेंट है तो गामा की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो गामा मोनो एटॉमिक का होता है वो होता है 1.6, जो गामा डायटॉमिक का होता है वो होता है 1.4, और जो गामा पॉली एटॉमिक का होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1.33। तो प्यारे बच्चों इनको याद रखें, अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। जब यहाँ पर ये प्रोसेस आइसोथर्मल था, न्यूटन ने देखा एक्चुअली, तो जब इसने क्या किया, यहाँ पर आइसोथर्मल में बीटा को किसके बराबर रखा, पी के, तो वी का फॉर्मूला आ गया √p/ρ। और जब यहाँ पर करेक्शन हुआ, जिसे बोलते हैं लाप्लास करेक्शन, क्या बोलते हैं, लाप्लास करेक्शन, तो उसने कहा यार जो है यहाँ पर प्रोसेस एक्चुअल में एडियाबैटिक होते हैं। क्या होते हैं, एडियाबैटिक, यानी कि जब साउंड किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो चेंजेस आर सो फास्ट सो दैट द हीट कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि प्यारे बच्चों एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0, ना तो कोई हीट जाएगी ना कोई हीट आएगी। और इस सिचुएशन में जो बीटा होता है वो गामा टाइम्स पी होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज हुआ, पहले इसने बीटा को पी के बराबर रखा, तो ये फॉर्मूला है भाई। इस वाले फॉर्मूले में बीटा को पी रखा तो ये वाला फॉर्मूला है, और इस वाले फॉर्मूले में बीटा को गामा टाइम्स पी रखा, तो प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये कहती है कि जो साउंड की वेलोसिटी एयर में होती है वो लगभग 330 होती है। लगभग कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों जब ये न्यूटन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, किसने लगाया, न्यूटन ने, क्या मानते हुए कि चेंजेस आर आइसोथर्मल, चेंजेस आर आइसोथर्मल, तो उससे स्पीड आई 280, जबकि आनी कितनी थी 330। तो यार अच्छा खासा एरर है यार, इतना बड़ा एरर थोड़ी होता है। तो लाप्लास ने करेक्शन किया और ये माना कि जब साउंड मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो चेंजेस आइसोथर्मल नहीं बल्कि कैसे चेंजेस होते हैं, एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं। और इन एडियाबैटिक चेंजेस के कारण प्यारे बच्चों जब गामा की वैल्यू यहाँ रखी तो जो फॉर्मूला है वो गामा p/ρ आया, और उससे प्यारे बच्चों रिजल्ट लगभग कितना आ गया, लगभग रिजल्ट इतना ही आ गया जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या कर रहा था, टैली कर रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए जब एक साउंड वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो चेंजेस आर एडियाबैटिक, एंड एडियाबैटिक चेंजेस के लिए जो वेलोसिटी होती है वो √γp/ρ होती है। तो इसलिए इस वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, अपना ये वाला फॉर्मूला काम आएगा गैसेस के लिए। तो β/ρ लिखें, या प्यारे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको γp/ρ भी लिख सकता हूँ। क्या क्लियर है? गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट दैट इज 1 + 2/f। F बराबर 3 किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए। सब पकी पकाई मिलेगी बेटे, खाना खाना है, बहुत मेहनत करी है मैंने इस लेक्चर के लिए। F बराबर 3, 5, F बराबर 6। क्लियर है प्यारे बच्चों? और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, लगभग अंदाजा ले रहे हैं, वैसे तो अलग अलग मटेरियल, भाई आप सोचिए आयरन है, कॉपर है ना, अलग अलग होता है, लेकिन मान लीजिए फिर भी एक मोटा मोटा सा अंदाजा आपको पता होना चाहिए, लगभग 5000 के आसपास है ना, 5500 आयरन के अंदर होती है। फिर प्यारे बच्चों लिक्विड्स के अंदर लगभग 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास, यानी कि 1500 मीटर के आसपास होती है। एयर के अंदर लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डेटा, ये केवल एक अंदाजा आपको बताने का है कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम, और एयर के अंदर सबसे कम। तो जरा बताओ कौन सबसे ज्यादा डेंसर हुआ? सर ये। कौन सबसे ज्यादा रेयर हुआ? ये। तो क्या रेयरेस्ट हुआ? यस सर। ऑप्टिकली नहीं, एकॉस्टिकली। ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए, एकॉस्टिकली मतलब साउंड के लिए। सो दिस इज एकॉस्टिकली रेयरर, दिस इज एकॉस्टिकली डेंसर। तो प्यारे बच्चों सॉलिड और लिक्विड में ये रेयरर है तो ये क्या है, डेंसर। और लिक्विड और गैसेस में सर ये रेयरर है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, डेंसर। तो इस तरह से ये था प्यारे बच्चों साउंड का छोटा सा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप शायद इको कहते हैं, आप ध्यान देना। तो छोटी छोटी सी जो प्रॉपर्टीज हैं, आइए प्यारे बच्चों फटाफट से उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर है? आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों साउंड की जो स्पीड होती है वो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि अलग प्यारे बच्चों साउंड की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग। अब सोचो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है तो क्या जो आप समझिए, अगर एयर में चलेगी तो अलग चलेगी, लिक्विड में चलेगी तो अलग चलेगी। अब जरा क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से, है ना। तो आपसे कह रहे हैं ये क्रैकर एक्सप्लोड किया, ओके, यहाँ वाटर है, यहाँ क्या प्यारे बच्चों एयर, और ये अपना ऑब्जर्वर है।
क्लियर है? तो आपसे वो कह रहा है यार अगर v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में हो, u इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में हो यार बच्चों वाटर में हो, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल ऑफ द साउंड रीचिंग टू द ऑब्जर्वर। कह रहा है यार ये जो इस तक जो दो साउंड पहुंचेगी ना यार, ऑब्वियस है सर, एक पहले पहुंचेगी और एक देर से पहुंचेगी। पहले कौन सी पहुंचेगी सर? ये वाटर वाली पहुंचेगी पहले। देर से कौन सी पहुंचेगी सर? ये पहुंचेगी एयर वाली लेटर, क्योंकि सर स्पीड किसमें कम होती है सर? v इन एयर इज लेस देन v इन वाटर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो साउंड सुनाई देंगे वो दो साउंड सुनाई देंगी, एक ही चीज की दो साउंड। वो भी इसलिए क्योंकि एक पहले पहुंच रही है और एक बाद में पहुंच रहे। पहले कौन सी वाली सर? वाटर वाली। बाद में कौन सी वाली सर? एयर वाली। तो क्या एक टाइम इंटरवल आ जाएगा? हाँ, यही टाइम इंटरवल की तो बात कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल ऑफ द साउंड रीचिंग द ऑब्जर्वर। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि थोड़ा सा साउंड पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। तो चलो प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो u क्या है? u इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। प्यारे बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड रहती है एक मीडियम में। मैं जानता हूँ टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बच्चों क्लियर है? तो जो एयर में होगा, इसमें एयर में डिस्टेंस कितनी है? d। यहाँ पे स्पीड किसकी लिख लूं? स्पीड लिख लो सर एयर वाली, यानी कि v। और बेटे जो टाइम वाटर में लगने वाला होगा सर d अपॉन क्या है? u कर लूं? यस सर, क्योंकि ये स्पीड कौन से वाली है? वाटर वाली है। अब ऑब्वियस है प्यारे बच्चों, ये वाली ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम क्या होगा? कम। तो टाइम इंटरवल क्या होगा सर? टाइम इन एयर माइनस टाइम इन वाटर। तो क्या बेटे d बाई वी माइनस d बाई यू। तो क्या d 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यानी कि d इंटू हाँ बेटे u b u माइनस v। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं कि शेर कैसे शिकार करता है या बिच्छू कैसे शिकार करता है ना। बिल्कुल कमाल की टेक्निक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए उधर कोई सोर्स है जिससे साउंड आ रही है, तो पहले मेरे इस वाले कान में पहुंचेगी, फिर मेरे इस वाले कान में पहुंचेगी। प्यारे बच्चों साउंड की स्पीड एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। तो हमें क्या होता है कि इस वाले कान पे साउंड पहले सुनाई देती है और इस वाले कान पे साउंड बाद में सुनाई देती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक गैप आता है। जो जानवर होते हैं वो तो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जब शिकार करते हैं तो आपने देखा होगा जो जानवर होता है वो ऐसे करते रहता है, ऐसे 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 गर्दन घुमाता रहता है, पेड़ के पीछे छिपा रहता है। क्योंकि अगर शेर जैसी जो भी कोई चीज है वो तो उसको तो बहुत पावर चाहिए ना भागने के लिए, तो उसे छिप के शिकार करना होता है। अब दिख तो कुछ रहा नहीं है तो शिकार कैसे करेगा? तो अंदाजा कैसे लगाता है? छिप के बैठ जाता है झाड़ियों के अंदर और अंदाजे से भाग करके क्या करता है? पकड़ता है। अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है। आओ जरा देखिए कैसे हो रहा है ये सब। तो प्यारे बच्चों इस कान में आवाज पहले पहुंची, इस वाले कान में आवाज देर से पहुंची। मैंने माना कि यहाँ पहुंची T1 टाइम में, यहाँ पहुंची T2 टाइम में। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इस पोजीशन इस डिस्टेंस को x मान कहूँ, इसको क्या कह दूं x2। तो यहाँ जो T1 होगा प्यारे बच्चों, दिस T1 इज इक्वल्स टू सर दिस इज x1 बाई v1 एंड दिस T2 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों x2 बाई v2। v तो क्या है? v तो सेम ही रहने वाला है। मैंने माना कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? d। तो जरा बताओ x2 माइनस x1 क्या होगा यहाँ से? सर यहाँ से मेरे पास जो सॉरी x1 होगा क्या वो vt1 होगा, x2 क्या होगा बेटे? vt2 होगा। तो जो x2 माइनस x1 है जिसे मैं d कहूंगा, तो दिस इज इक्वल्स टू हाँ बेटे क्या v इंटू t2 माइनस t1 होगा? यस सर। तो बेटे जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t ये कितना है सर? ये d बाई v है। यानी कि सर इस डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दूं? ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? वेलोसिटी से, तो मुझे पता लग जाएगा कि साउंड इस कान में और इस कान में आने में कितना टाइम लगा। कंसंट्रेट करते हैं, उधर से कोई शूम, तो इसका मतलब डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अब जरा सोचो अगर मैं इस डिफरेंस को 0 कर दूं तो क्या दोनों साउंड एक साथ मेरे कान में जाएंगे? और ये तब होगा जब कि ये साउंड यहां से जनरेट होगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर साउंड यहां से जनरेट होगी तो सोचो क्या दोनों कानों में एक साथ पहुंचेगी? यानी कि ये डिफरेंस जो मेरे कान अलग अलग कानों में साउंड के पहुंचने का टाइम अलग अलग आ रहा है, अब ये क्या आएगा सर? एक जैसा टाइम आएगा। यानी कि अब टाइम इंटरवल कितना है? 0। और अगर ऐसा है तो समझ लेना ये है आपके सामने टारगेट। क्यों? क्योंकि सर जब इधर है तो पहले इधर आती है फिर इधर आती है। जब टारगेट इधर है इधर पहले आती है इधर बाद में आती है। और सोचो टारगेट अगर सामने है तो क्या दोनों में एक साथ आएगी? तो इसका मतलब सोचो उधर से आवाज आ रही हो तो गर्दन घुमानी शुरू करता है और करके यहाँ पहुंच जाता है ऐसे, ताकि दोनों साउंड इसके कान में एक साथ आ जाए। जरा सोचो अगर दोनों कान साउंड में एक साथ आ रहे तो इसका मतलब टारगेट कहाँ है? सर टारगेट बिल्कुल सामने है, तो मैं टारगेट को जाके झपट लूंगा। नहीं समझ में आया?
क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंस आप मिनिमाइज कर लें, खत्म कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके सामने क्या होगा प्यारे बच्चों, टारगेट होगा। यही टेक्निक जानवर क्या करते हैं, शिकार करते समय अपनाते हैं। घास के पीछे शेर छिपा हुआ होता है और ऐसे कर रहा होता है। जब दोनों साउंड के डिफरेंस को वो जीरो कर लेता है तो समझ लेता है ओके झाड़ियों के पीछे हिरण है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? जो स्कॉर्पियन है वो भी कुछ ऐसे ही करता है ना। यहाँ से कुछ कीड़ा निकलता है, ये कीड़ा क्या करता है, वेव ट्रांसमिट करता है। जो बिच्छू होता है ये इसके एंटीना है, रिसीवर है। अब इसके इस रिसीवर तो वेव ऐसे पहुंची, इस रिसीवर पे अलग अलग पहुंची, तो क्या अलग अलग टाइम में पहुंची? बिल्कुल सर। तो ये क्या करता है, अपने आप को सरपट रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट। और रोटेट करके प्यारे बच्चों कुछ ऐसे अलाइन करता है, ऐसे कि इसके इस रिसीवर पर और इस रिसीवर पर दोनों वेव एक साथ पहुंचते हैं और खट से खा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये छोटे छोटे सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, किसके लिए? साउंड के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब करते हैं इसके ऊपर कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस, फिर बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक वेल है, कुआं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये एक एच यहाँ तक हाइट तक बेसिकली ये खाली है। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया है प्यारे बच्चों। ड्रॉप मतलब u बराबर 0 पर कब? जब t बराबर 0 से उसको ड्रॉप किया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन यू लिसन द साउंड, यानी कि आपके उसको छोड़ने से पहले। हाँ जल्दी तो 2 मिनट टाइम है, फटाफट से टाइम बिल्कुल। और आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन यू लिसन द साउंड। किसके साउंड भाई? अरे यहाँ से एक पत्थर को छोड़ा, कितनी h हाइट से, क्योंकि यहाँ तो पानी है प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है कि रेस्ट से छोड़ा, ड्रॉप किया t बराबर 0 से, तो होगा क्या? पत्थर यहाँ गिरेगा, चुपू नीचे आएगा, यहाँ टकराएगा। अब टकराने के बाद क्या आवाज होगी? छपाक। अब देखो पत्थर तो चला गया नीचे, लेकिन जो इसकी साउंड है, क्या साउंड प्यारे बच्चों ऊपर चली गई? तो इसको जो ऑब्जर्वर है क्या इसको साउंड सुनाई देगी? यस सर। तो मुझसे पूछ रहा है साउंड कितनी देर बाद सुनाई देगी पत्थर को छोड़ने के? बेसिक सा सवाल है, मैं जानता हूँ। आओ जरा फटाफट से देखें। सबसे पहले बेटे नंबर 1 प्रोसेस, जो पत्थर है क्या वो यहाँ पहुंचा? यस सर। यहाँ मतलब इसकी गहराई, इसके तल पर, इसकी हाइट कितनी कह दो सर? इसकी हाइट कह दो h, दैट u इज इक्वल्स टू 0। h इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हाफ gt स्क्वायर। जब h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, यहाँ से a से b तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो a से b तक का जो टाइम होगा दैट ही ab इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों √2h/g आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया। फिर क्या हुआ सर? फिर यहाँ से साउंड ऊपर चली। अब साउंड की स्पीड तो क्या होती है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होती है। इस पर g का कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर है? तो अगर साउंड की स्पीड कितनी है? v, तो यहाँ सब साउंड ऊपर ट्रैवल कर रही है, इसको भी कितना चलना है? h। तो अब जो टाइम होगा कहाँ से कहाँ तक का प्यारे बच्चों? b से a तक का, ये होगा डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। और ये किसकी स्पीड है प्यारे बच्चों? ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि आपको गिवन है v। तो बस मजा आ गया। द टोटल टाइम इज व्हाट सर? द टोटल टाइम इज ab प्लस ba and that is equals to under root of 2h/g plus h/v. So this is the time जबकि मैं साउंड को सुनूंगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। बच्चों कभी कभी आपने अपनी 2 आवाजें सुनी होंगी, है ना? तो 2 आवाजें क्यों होती हैं, फटाफट से शॉर्ट में समझते हैं। साउंड रिफ्लेक्शन को शो करता है। रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हैं? यस सर। जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन था क्या? ये आई और ये कितना प्यारे बच्चों? आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ऐसी साउंड भी क्या करती है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन शो करती है। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में अगर ऐसे जाएगी तो प्यारे बच्चों ऐसे लौट आएगी। तो मान लीजिए पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर प्यारे बच्चों आप यहाँ खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं हेलो, तो होगा क्या कि आपकी एक आवाज तो आपको उसी समय सुनाई दे जाएगी, एक थोड़ी देर बाद आपको आवाज सुनाई देगी। तो जो थोड़ी देर बाद जो आवाज आपको सुनाई देती है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्ट होकर के वापस आने वाली आवाज होती है। बहुत आसान है। माना दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d और साउंड की स्पीड कितनी है v। तो जरा सोचो d/v टाइम लगा जाने में, d/v टाइम लगा आने में। ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है, सीधे साधा सा फार्मूला है। तो जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा? 2d/v होगा। ये वो समय है जिस समय के बाद प्यारे बच्चों आप क्या करते हैं? उस साउंड को सुन रहे होते हैं। क्लियर है? अब सोचो साउंड की स्पीड पता है मुझे, क्लियर है? घड़ी में आप टाइम नोट कर सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि पहाड़ी कितनी दूर पर है? तो आप इसके डिस्टेंस का क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। यही रिफ्लेक्शन है प्यारे बच्चों, जिससे हम कभी कभी डिस्टेंस का क्या लगाते हैं? अंदाजा। सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यस
सर दिस इज VT/2। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब मान लो मैं आपसे कहूँ यार देखो ना भाई, एक बेसिक सा सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। साउंड की स्पीड है कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड किसके अंदर प्यारे बच्चों, एयर के अंदर। ये यहाँ पर भाई भरा है अपने, ओके, और ये क्या कर रहा है, कोई क्लैप कर रहा है या कोई चिल्ला रहा है, जो भी कर रहा है, क्लियर है। और इसको जो उसकी क्लैप सुनाई देती है वो कितने इंटरवल पर सुनाई देती है, वो उसको सुनाई देती है 4 सेकेंड। कितने सेकंड पर, 4 सेकंड पर इसको इसकी क्लैप सुनाई देती है, ओके। यानी कि इसको जो क्लैप की इको वो कितने सेकंड में सुनाई देती है, 4 सेकंड में। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी पहाड़ी से डिस्टेंस कितनी होगी? यस सर। हाँ बताओ बेटे कि सर T इज इक्वल्स टू 2D/V। तो क्या D बराबर VT/2। हाँ जी, V कितना है सर, V आया 330। टाइम कितना है प्यारे बच्चों, 4 सेकंड बाई 2 से ये आ गया। तो क्या कुल मिलाकर 660 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे से सवाल। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। आज इसके बेसिस को समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है प्यारे बच्चों। ये एक बंदा है ना, बंदा बंदी जो आपको हो, ये क्लैप कर रहा है, ओके, और रेगुलर इंटरवल पर क्लैप कर रहा है। तो क्लैप करता है तो क्लैप करता है तो साउंड चलती होगी, हिल से टकराती होगी और वापस इस तक आती है। क्लियर है। इसका डिस्टेंस लेट्स से कितना है, D है, हिल से। अब सुनो जरा ध्यान से, claps at a regular interval of time, the clap rate is gradually increased and he finds that the echo is not heard distinctly। यानी कि पहले तो उसको इको सुनाई दे रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको इको सुनना बंद हो गया, ओके। ऐसा कैसे हो सकता है, इको सुनना बंद हो गया? क्या इको खत्म हो गई, क्या साउंड में रिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया? देखते हैं क्या हो रहा होगा, ओके। तो वो कह रहा है कि इको इज नॉट हियर डिस्टिंक्टली व्हेन द रेट बिकम्स 40 पर मिनट। यानी कि जब वो 40 बार 1 मिनट में क्या करता है, क्लैप करता है, तो इसको जो इको है वो सुनना क्या हो जाती है, बंद। इसका मतलब समझना है बेटे, 40 पर मिनट है ना, यानी कि 40 टाइम्स कितने मिनट में सर, 1 मिनट में। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर ये 40 टाइम 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, इसका मतलब हुआ सर 60 सेकंड्स। कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसका मतलब अगर वो एक बार क्लैप कर रहा है तो क्या 60/40 यानी कि 3/2 सेकंड हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर वो 1 मिनट में 40 बार ताली बजा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ताली बजाने में और अगली ताली में जो गैप है वो कितने का है सर, वो गैप आ रहा है 1.5 सेकंड। बेटे ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत प्यारा सवाल है ना। तो मैंने कहा कि अगर वो रेगुलर इंटरवल पर क्लैप कर रहा है तो एक क्लैप और अगले क्लैप का गैप कितना है, अगर वो 40 बार 1 मिनट में बजाता है तो सर वो होगा एक बार में यानी कि 1.5 सेकंड। यानी कि इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं हर 1.5 सेकंड के बाद, किसके बाद, 1.5 सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड के बाद वो क्या कर रहा है, क्लैप बजा रहा है। सर इसका मतलब मुझे समझ में आता है क्या सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है ना सर वो गई और वापस आई, क्योंकि साउंड की स्पीड तो अलग है। तो जरा सोचो, इसका मतलब अगर ये क्लैप इंटरवल और इतनी देर में ही साउंड टकरा के वापस आ जाए यानी कि ये वापस आ जाए, तो सोचो अगर ये वापस 1.5 सेकंड में आ गई, कितने सेकंड में, 1.5 सेकंड में, तो इको ही सुनाई नहीं देगी, वो इको इस क्लैप के साथ मर्ज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। दोबारा सुनो प्यारे बच्चों, वो क्या कर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है, क्लैप कर रहा है। तो जो क्लैप का इंटरवल है वो कितना है सर, 1.5 सेकंड का गैप आ रहा है, हर 1.5 सेकंड का। तो सोचो अगर मैं 1.5 सेकंड गैप रख रहा हूं तो इको क्यों नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि वो जो साउंड गई और वापस आई वो ट्रेवल करने में 1.5 सेकंड ले रही, क्योंकि 1.5 सेकंड में अगर ये वापस आ गई तो सर इसका मतलब जैसे मैं अगली क्लैप बजाऊंगा तो वो क्लैप इस साउंड के साथ मर्ज हो जाएगी और इको गायब हो जाएगी। अब समझ में आया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर ये डिस्टेंस क्या है d, साउंड की स्पीड कितनी है v, तो पहली बार में जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा, 1.5, सो दैट 1.5 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, 2d/v। क्लियर है? अब फिर क्या हुआ, अब बंदा आगे बढ़ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई दोबारा पढ़ता है बेटे सवाल, क्लैप कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, क्लैप रेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज एंड ही फाइंड्स दैट द इको इज नॉट हियर डिस्टिंक्टली व्हेन द रेट बिकम्स 40 पर मिनट। फिर आपसे कह रहा है ही देन मूव्स नियरर टू द माउंटेन बाय 90 मीटर। अब ये यहाँ पहुंच गया, कितने मीटर चला गया, 90 मीटर। तो जरा सोचो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर, ये हो गई d-90। अब फिर उसने क्लैप किया और इस बार जो उसने क्लैप किया तो क्लैप करने के बाद ही अगेन क्लैप,
ओके, एंड इको इज नॉट हियर, फिर इको नहीं सुनाई दी, इसका मतलब अब फिर जो है क्लैप कर रहा है, ये जो इंटरवल है क्या ये फिर इस वाले के साथ मर्ज हो गया, तो सर इसका मतलब अब सिचुएशन क्या हो गई सर, डी की जगह हो गया D-9 की कैपिटल स्पीड उतनी ही रही, और टाइम की देखो अब जो रेट आ रहा है क्लैप रेट, वो क्लैप रेट कितना आ रहा है 60 पर मिनट आ रहा है। 60 पर मिनट का मतलब समझो बेटे, यानी कि 60 टाइम्स कितने सेकंड में, पर मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं एक बार में कितने सेकंड लगे, 1 सेकंड। इसका मतलब एक क्लैप और दूसरे क्लैप के बीच का डिफरेंस 1 सेकंड, साउंड लोड के आने का भी कितना 1 सेकंड, फिर मर्ज हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रख दो प्यारे बच्चे, यहाँ 1 रख सकता हूँ। कितनी इक्वेशन है 2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चे, डी की वैल्यू आ जाएगी 270 मीटर और स्पीड आ जाएगी 360 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्या क्लियर है। तो क्लैप का इंटरवल, किसका इंटरवल, क्लैप का इंटरवल, और उधर से साउंड का आना, दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। सोचो कभी कभी को कितना परेशान करती होगी, हेलो मैं कह रहा हूं, अब हेलो तो ठीक था, अब हेलो लौट के आया, मैं कह रहा हूं के बाद मर्ज हो गया, तो क्या करते हैं एब्जॉर्बर्स लगाते हैं ताकि वो इको को खा जाए, यानी कि जो साउंड है ये साउंड यहीं पर क्या हो जाए, यहीं पर खत्म हो जाए, वापिस ही ना लौटे। और अगर वापस लौट रही है तो वापस लौटते समय प्यारे बच्चों इस तरह से ध्यान रखें कि वो सारे के सारे साउंड आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, और हम लोग किसी डिस्टरबेंस को एक्चुअली में इस तरह से ना महसूस करें। क्या आशा करता हूं तो डिस्टेंस निकालने की तो काम आती ही है, लेकिन कहीं कहीं इको क्या करती है प्यारे बच्चों, डिस्टर्ब भी करती है। क्या क्लियर है। आइए करते हैं अगला सवाल। हाँ तो प्यारे बच्चों चले आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बाइक वाला जा रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है प्यारे बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर कह रहा है कि साउंड इज हियर्ड बाय द बाइकर आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसको आवाज सुनाई, किसको, बाइक वाले को। आपसे कह रहा है बेसिकली वो इको की वजह से सुनाई दी होगी, कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, अभी देखते हैं कैसे हो रहा होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं यार इसके वजह से दोनों की रोड के बीच का डिस्टेंस निकालो। कमाल की बात है, वो आ रहा है इससे जो है ये रोडों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकल सकते हैं, आओ जरा ध्यान से देखते हैं। तो रोड्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का बच्चों से एक्सपेरिमेंट से, सब एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। जबकि साउंड की स्पीड कितनी गिवन है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज व्हाट, 330 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान से सुने। ये बाइक वाला ऐसे चला जा रहा है, 1 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। यार अगर सोचो बाइक वाला ऐसे जा रहा होगा, हॉर्न देगा तो एक साउंड तो ऐसे चली जाएगी। जो ये वाली साउंड है ये तो कभी वापस सुनाई देगी नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो इसकी साउंड है वो ऐसे स्प्रेड हो रही होगी, तो जो साइड वाली वॉल है ना उससे टकरा करके ऐसे आ रही होगी। तो जब ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ये, तो यहां से तो ऐसे चला, इधर से साउंड दीवार से टकराई और वापस आ गई, तो यहाँ पे इसको सुनाएगी। यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि साउंड यहां से यहां आई और इससे टकराई। यस, ये कौन सा पाथ है, दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय प्यारे बच्चों साउंड वेव। क्लियर है। और ये कौन सा पाथ है, सर ये बाइक वाले का पाथ है। अब बताओ यहां से इसको सुनी 1 सेकंड बाद, तो इसका मतलब ये भी टाइम 1 सेकंड और ये टाइम भी क्या है 1 सेकंड। लेकिन ये कितनी स्पीड से, सर ये है 330 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये साउंड के लिए, इसके लिए है साउंड। और ये किसके लिए प्यारे बच्चों, सर ये है इस बाइक के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो स्पीड मुझे दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे ये डिस्टेंस डी पूछा, तो एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कह दूं, d/2 कह दूं। इसको प्यारे बच्चों a कहूं, इसको b कहूं और इसको क्या कहूं, c। तो मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। यस सर, इस ट्रायंगल में ये a है, ये b है प्यारे बच्चों, ये क्या है c। अब ऑब्वियस है ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, सर ये पूरी डिस्टेंस 10 मीटर है। क्यों, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, टाइम 1 सेकेंड में, तो टोटल कितनी होगी 10 मीटर। तो इसका आधा कितना, 5 मीटर। ओके, सिमेट्रीज है ना, क्योंकि ये वाला एंगल प्यारे बच्चों इसके बराबर है, रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर है। ये डिस्टेंस कितने प्यारे बच्चों, d/2। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 1 सेकेंड, तो ये पूरा 1 सेकेंड, तो ये आधा सेकेंड, आधा सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि ये आ जाएगा 165 मीटर। कितना जाएगा, 165 मीटर प्यारे बच्चों। 330/2 से मजा आ गया। पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या सर, 5 स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। ऑन सॉल्विंग d कैन बी फाउंड।
इस तरह से क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। तो क्या अब साउंड के साथ कंफर्ट लग रहा है? लगने तो थोड़ी देर तक ही लगेगा, फिर थोड़ी सी टफ चीजें चालू होने वाली है। ये 9वीं 10वीं का था, 9th 10th का था, इसलिए ऐसा अच्छा लगता है। तब तो समझ में नहीं आया था, अब अच्छा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों थोड़ा सा रियल साउंड की तरफ चलते हैं। कैसे साउंड? रियल साउंड की तरफ चलिए। तो प्यारे बच्चों बड़ा मजेदार है, आओ जरा ध्यान से देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कहते हैं प्यारे बच्चों को। मेनली हम लोग यहाँ 3 साउंड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें एक होता है पिच। क्या होता है? पिच। दूसरा होता है लाउडनेस, और तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वालिटी होता है। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं समझना। पिच, पिच का मतलब होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी से। ओके, आपने सुना होगा कोई आवाज, मान लो बकरी की आवाज है ना, बिल्ली की म्याऊ, तो आप सोचो दोनों आवाज में कुछ डिफरेंस है ना। कमाल की बात है कि दोनों की लाउडनेस सेम हो सकती है, मतलब दोनों चिल्ला बराबर नहीं हो, लेकिन एक की आवाज बारीक है और एक की आवाज मोटी। एक आवाज में एक औरत है, दोनों चिल्ला रहे हैं, तो दोनों के चिल्लाने में सोचो हो सकता है दोनों की लाउडनेस सेम हो, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, दोनों की आवाज में ताकत सेम हो, लेकिन एक की आवाज बारीक होती है और एक की आवाज मोटी होती है। इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। क्लियर है? कोई मीठा बोल रहा है, कोई कोयल की तरह कुकू कर रहा है, कोई शेर की तरह दौड़ रहा है। सोचो दोनों की आवाज हो सकता है एक लाउडनेस हो, लेकिन दोनों के अंदर जो आवाज के जो डिफरेंस है इसे कहते हैं पिच। हाई पिच और लो पिच। तो मजा आ गया आज के बाद। कहीं बोले हाई पिच का मतलब आवाज का बारीक होना, लो पिच का मतलब आवाज का मोटा होना। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज, बताइए किसकी पिच ज्यादा है? सर ऑब्वियस लता दीदी की जो वॉइस है उसकी पिच क्या है प्यारे बच्चों? ज्यादा। याद रखने का तरीका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीमेल वॉइस इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेल वॉइस। क्लियर है प्यारे बच्चों? एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी? लाउडनेस की। किसकी? लाउडनेस। प्यारे बच्चों हो सकता है बिल्ली म्याऊ म्याऊ, एक बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही हो, लेकिन उस बिल्ली की जो म्याऊ म्याऊ है वो एक बार धीमी म्याऊ म्याऊ थी, एक बार तेज म्याऊ म्याऊ थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आवाज एक ही आदमी की है, लेकिन उस आवाज में जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, जो उसकी ताकत है, वो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। इसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लाउडनेस बोलना है। क्या बोलते हैं? लाउडनेस। धीरे से बोलना, जोर से बोलना। क्लियर है ना? लेकिन अब सोचो फ्रीक्वेंसी पिच इज सेम बट loudness is different, so please can you differentiate between the loudness and pitch? Yes sir, so this is loudness and it is basically intensity। और intensity प्यारे बच्चों क्या होती है? सर इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे, बहुत अच्छे समझ में जाएगा। एनर्जी जूल पर यूनिट टाइम यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। प्यारे बच्चों साउंड लेवल को, लाउडनेस को हम बोलते हैं इंटेंसिटी की टर्म, और इसको हम लोग साउंड लेवल की टर्म में मेजर करते हैं। जीके का सवाल है भाई, खूब पूछा जाता है। साउंड लेवल, कौन सा लेवल? साउंड लेवल। जितने स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो सारे इसी को यूज करते हैं। डेसिबल्स, क्या बोलते हैं? डेसिबल्स बोलते हैं, इसको डेसिबल में पढ़ते हैं। और इसको प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक स्केल पर डिफाइन करते हैं। क्या होता है लॉगरिथमिक स्केल? दैट साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log base 10 I by I naught। यहाँ I क्या है? कोई इंटेंसिटी है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साउंड लेवल आपको बताना है। यानी कि बेसिकली इंटेंसिटी को साउंड लेवल में डीबी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। आई नॉट क्या है प्यारे बच्चों? आई नॉट एक्चुअल में मिनिमम इंटेंसिटी कहलाता है। हमारे कान के लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है 10⁻⁻12। कितनी? -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि 0 dB के कोरस्पॉन्डिंग आ जाती है। और जो मैक्सिमम हियरेबल साउंड है, जिसके बाद कान फोड़ आवाज है, ये कान फोड़ आवाज है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसके कोरस्पॉन्डिंग 120 dB होता है। साधारण भाषा में हम जब बात करते हैं दो लोग आपस में, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो साउंड लेवल है प्यारे बच्चों कितने dB है? 60 dB है। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, इस पर खूब सारे सवाल करेंगे सेगमेंट के ऊपर। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वालिटी की। इसकी क्वालिटी है, आपने सुना होगा दो अलग अलग वाद्य यंत्र है, दो अलग अलग म्यूजिक वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट है। कमाल की बात है इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। कमाल की बात है इसकी इंटेंसिटी भी सेम है, इसकी इंटेंसिटी यानी कि दोनों की लाउडनेस भी सेम है। लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड। आप सभी जानते हैं आई प्रोपोर्शनलिटी क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम है। अब जरा सोचो फिर भी दोनों साउंड अलग अलग फील होती है। हाँ, इसका मतलब कुछ डिफरेंस है। यस, दैट इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ साउंड। डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ साउंड। भाई पता लग जाता है माँ से बात हो रही है, उसकी बेटी से बात हो रही है, क्लियर हो जाता है ना। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा होता है। जबकि सोचो आवाज एक जैसी सी है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब देखो इसको ऐसे समझाते हैं, जरा देखो इन दोनों वेव फॉर्म में देखो बेटे, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है?
यस सर। क्या बेटे दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है? यस सर। लेकिन एक अलग है, ये अलग है। ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसे आप म्यूजिक कहते हैं, और एक डिस्टर्ब पैटर्न है जिसे आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉइज कहते हैं। तो अलग अलग वेव फॉर्म के कारण भी आपको साउंड की क्वालिटी में कुछ डिफरेंस फील होता है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कितनी चीजें हो गई? 3, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। अब मैं चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों किसके ऊपर? लाउडनेस के ऊपर, क्योंकि हम लाउडनेस के ऊपर कुछ फटाफट से 4-5 बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों साउंड लेवल का फॉर्मूला SL इज इक्वल टू 10 log base 10 10 I by I नॉट, है ना? I नॉट आप सभी जानते हैं 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो सबसे पहले SL मिनिमम निकाल लेते हैं। सर SL मिनिमम के लिए I को I नॉट के बेटे बराबर रख दो। तो यहाँ से क्या 10 log base 10 प्लस I नॉट बाई I नॉट छम्मा छम्मा, और log base 10 1 कितना होता है? 0। तो जो SL मिनिमम होगा पहले बच्चों ये कितना जाएगा? 0। दूसरी बात निकालते हैं SL मैक्सिमम। SL मैक्सिमम तब होता है जब I क्या होता है? मैक्सिमम, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे उठा करके 10 log base 10 1/10 to the power -12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 10 log base 10 ऊपर जाके ये चला गया, ये मल्टीप्लाई होकर 120 log 10 का कितना है? सर इट कम्स आउट टू बी 120 dB। बेटा अब तो स्पीड देख लो, पहले बता दे रहा हूँ, बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, अब मेरे से पूछ रहा है, आप बताओ अगर साउंड लेवल बेटे 40 dB, कितनी dB है? 40 dB। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बताइए। तो सर क्या करना है? SL बराबर 10 log base 10 I by I नॉट, ये कितना है? सर 40 इज इक्वल टू 10 log base 10 I नॉट कितना है? 10 to the power -12। क्लियर है प्यारे बच्चों? छम्मा छम्मा हो गए, एंटी लॉग ले लोगे तो 10 की पावर 4 इज इक्वल टू I by 10 to the power -12। सो दिस I इज इक्वल टू, हाँ बेटे ये इधर चला गया, 10 to the power 4 into 10 to the power -12, this comes up to 10 to the power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, क्या कि सर इंटेंसिटी अगर 10 to the power -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बताइए? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड लेवल बताइए। तो दैट साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log base 10, हाँ बेटे सर 10 to the power 4 minus 10 to the power -12, क्योंकि I नॉट तो फिक्स है ना। हाँ बेटे ये कितना आ गया सर? सर ये आ जाएगा 10 log base 10, यार बच्चों 10 to the power ऊपर चला गया, ये आ गया 10 to the power -4। हाँ बेटा आई की वैल्यू 10 to the power -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पूछ रहे हैं? साउंड लेवल। नो साहब हो गया SL बराबर 10, हाँ बेटे log base 10 10 to the power -4 upon 10 to the power -12, हाँ बेटे छम्मा छम्मा से क्या 10 log base 10 10 to the power ये बेटे प्लस 8 आ जाएगा, यानी कि दैट साउंड लेवल इज व्हाट? सर 80 log 10 यानी कि इट कम्स आउट टू बी 80 dB। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। आई प्यारे बच्चों अलग अलग साउंड लेवल को देखते हैं इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैंने कहा एक इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 है ना, तो साउंड लेवल क्या होगा? SL1 दैट इज 10 log base 10। प्यारे बच्चों I की जगह क्या रख दो? I1। I नॉट तो आप जानते हैं होगा ही। फिर लिखते हैं I बराबर I2 के लिए SL2 कितना होगा? सर यहाँ पर I2 रख दो तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों मुझसे कह रहा है डिफरेंस बताओ साउंड लेवल का, तो SL2 माइनस SL1, तो क्या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, और सभी जानते हैं I2 by I1 आ जाएगा सेम। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है प्यारे बच्चों कि अगर मैं दो साउंड लेवल को कंपेयर करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली 10 log base 10 I2 by I1 होगा। क्लियर है? तो अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो I2 by I1 है प्यारे बच्चों, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वैरायटी है। जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलती है वो कैसे निकलती है? हर तरफ निकलती है, यानी कि सर एक स्फीयर बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है? ये स्फीयर की तरह आगे बढ़ती है, और ये जो इसके परपेंडिकुलर ये वेव के चलने की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में प्यारे बच्चों जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। याद रखिए बहुत काम आता है, यानी कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब सर यानी कि R बढ़ेगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो सोचो अगर A और B की डिस्टेंस, A की डिस्टेंस कितनी हो? R1, और B की डिस्टेंस कितनी हो? R2, तो क्या I1 अपॉन I2 इज व्हाट? R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है भाई? अगर ये लीनियर सोर्स होता बेटे, लीनियर सोर्स मतलब जैसे ट्यूबलाइट टाइप होता है,
तो लीनियर सोर्स में क्या होता है, जो वेव होती है वो सिलेंडर की फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होता है, इसका वेव फ्रंट एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है जिसका I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो यहाँ से इंटेंसिटी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो I1 by I2 इज इक्वल टू R2 by R1। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ उल्टा आ जाएगा, यहाँ पावर आ रही है, यहाँ पावर नहीं आ रही है। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाए, कैसा हो जाए, प्लेन वेव फ्रंट। हालांकि वेव ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर भी ध्यान रखें। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाए तो प्लेन वेव फ्रंट में प्यारे बच्चों जो इंटेंसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी कि उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो जरा सोचो अगर I1 by I2 ये हो जाए तो क्या इस फॉर्मूले को अगर मैं किसके लिए, किसी पॉइंट सोर्स के लिए लिखूंगा तो यहाँ से I2 by I1 को क्या प्यारे बच्चों में ये लिख दूंगा, यस सर। सो दैट I2 by I1 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। और लीनियर सोर्स के लिए प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला हो जाएगा tan log base 10 R1 by R2। इसलिए क्वेश्चन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सोर्स का नेचर क्या दिया है। कुछ नहीं दिया जाता तो अक्सर पॉइंट मान लेते हैं, लेकिन अगर लीनियर शब्द का यूज किया गया, किसका, लीनियर शब्द का, तो ध्यान रखना फिर यहाँ पावर्स में डिफरेंस आ जाएगा, आपका आंसर क्या कर जाएगा प्यारे बच्चों, वेरी कर जाएगा। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कि एक सोर्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बी। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 2i, और यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है, i। तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड लेवल्स। इन दोनों पॉइंट के जो साउंड लेवल है उसमें क्या करो प्यारे बच्चों, डिफरेंस कैलकुलेट करो। एक काम करते हैं, इसे SL2 कह देता हूँ, इसे SL1 कह देता हूँ, इसे क्या कह देता हूँ प्यारे बच्चों, SL2। मैं जानता हूँ दैट SL2 माइनस SL1 इज इक्वल्स टू 10 log base 10। हाँ देखो I2 by I1, तो SL2 माइनस SL1 इज इक्वल्स टू 10 log base 10। हाँ बेटे ये कितना है सर, ये है I, और ये कितना है बेटे 2i, छम हो गए। तो क्या SL2 माइनस SL1 इज इक्वल्स टू 10 log base 10, क्या 1/2 हो गया। तो सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि सर SL1 माइनस SL2 इज इक्वल्स टू 10, क्या प्यारे बच्चों, log base 10 और ये कितना रहेगा सर, ये आ जाएगा मेरे पास 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3010 के आसपास, तो लगभग 3.010 डेसिबल्स। क्लियर है, यानी कि सर यहाँ पे और यहाँ पे जो साउंड लेवल है, इसके साउंड लेवल का डिफरेंस कितना होगा, वो 3.01 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो जरा सोचो, इंटेंसिटी हो गई आधी, और साउंड लेवल जो था, वो जो साउंड लेवल है वो केवल कितने से वेरी कर रहा है, वो 3.010 dB से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इससे मुझे अगर कभी इंटेंसिटी दी हो, साउंड लेवल दिया हो, तो ये वाले साउंड लेवल में क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डबल्ड बाय हाउ मेनी डेसिबल डज द साउंड लेवल इंक्रीज। ओके, अगर इंटेंसिटी को क्या कर दे डबल, तो साउंड लेवल कितने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सर that SL2 minus SL1 is equals to 10 log base 10 I2 by I1, that I2 is what, sir 2i, जो कि I1 कितना था I, तो आपने I से इसको कितना कर दिया 2i, तो क्या SL2 minus SL1 is क्या 10 log base 10 2i by I, यानी कि 10 into yes 0.3010 से it comes out to be 3.010 dB, तो लगभग 3 dB के आसपास आ जाएगा। क्लियर है। देखो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉइज लेवल कितना है, 50 dB। मैं इस क्वेश्चन पे अच्छी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, कभी भी डायरेक्ट टिक लगा के आंसर आ जाता है, तो याद हो जाएगा, तो हो ही जाएगा ना काम। तो कह रहा है व्हेन द नॉइज लेवल इज 50 dB व्हेन द टीचर इज एब्सेंट। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 50 है। 50 स्टूडेंट ने कमरा जो सिर पे उठा रखा है, नॉइज लेवल कितना है, 50 dB का है जब टीचर एब्सेंट है। कह रहा है एज्यूमिंग ऑन द एवरेज ईच स्टूडेंट आउटपुट द सेम साउंड एनर्जी, है ना, हर बच्चा एक जैसी आवाज, एक जैसी इंटेंसिटी निकाल रहा है, यानी कि हर किसी की इंटेंसिटी कितनी है प्यारे बच्चों, आई। क्लियर है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द नॉइज लेवल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 100, तो क्या डबल हो जाएगा, यानी कि सर क्या आंसर 100 dB जाएगा। नहीं भाई, साउंड लेवल डबल नहीं होता। इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इंटेंसिटी डबल हुई। क्या डबल हुई, इंटेंसिटी। बड़ा प्यारा सवाल है, यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन इसका बेसिकली कहाँ है, इसका सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन इसका है, आप ऐसे समझिए। क्या, तो सर यहाँ पे साउंड लेवल 50 dB था, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 थे, अब कितने हो गए 100। तो जो नई इंटेंसिटी है ना I2, वो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 2i। तो जब 2i होगी तो I2 कितना हो गया, 2i हो गया। तो साउंड लेवल कितने से बढ़ गया, 3 dB से बढ़ गया, क्योंकि जो SL2 होगा ना, कहते SL2 इज इक्वल्स टू 3 dB प्लस SL1, और SL1 कितने प्यारे बच्चों 50। तो जो आंसर है वो कितना आया,
यानी कि 53 dB आया। क्लियर है? तो नंबर डबल होने पर, इंटेंसिटी के डबल होने पर साउंड लेवल डबल नहीं होता, बल्कि साउंड लेवल मात्र कितना हो रहा है, सोचो, +3 हो रहा है। तो प्लीज इंटेंसिटी और साउंड लेवल के इस डिफरेंस को प्यारे बच्चों समझिए, इसीलिए इसको इस लॉगरिथमिक स्केल पर क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझे, द साउंड लेवल एट अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। मैं पहले बोल रहा था इंपॉर्टेंट है, कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, कान खड़े हो जाइए, इस कितना 40 dB। तो व्हाट विल बी द लेवल एट अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। तो प्यारे बच्चों ये क्या है सर, ये एक पॉइंट सोर्स है प्यारे बच्चों, ओके। और पॉइंट सोर्स से ये दो पोजीशन है आपके पास, एक ये और एक ये कह रहा है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर जो आपको फील हो रहा है वो कितना फील हो रहा है सर, मुझे 40 dB सुनाई दे रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं यार इससे कितनी दूरी पर, सर इससे 50 मीटर की डिस्टेंस पर आपको साउंड लेवल क्या सुनाई देगा, ये आपको बताना है। तो बेटे कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो क्या इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को I1 कहूँ, यहाँ पे क्या कहूँ I2, ये डिस्टेंस R1 कहूँ और इस डिस्टेंस को क्या कहूँ R2। तो सर SL2 माइनस SL1 इज इक्वल्स टू 10 log base 10 I2 by I1, पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो क्या SL2 माइनस SL1 इज 10 log base 10, हाँ बेटा जी सर R1 स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। अब बेटा SL2 निकालना है सर, SL1 कितना है सर 40, हाँ जी 10 log base 10, हाँ जी R1 का स्क्वायर सर 5 का स्क्वायर अपॉन, हाँ बेटा इसका स्क्वायर सर 50 का स्क्वायर, ओके। तो दैट SL2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10 log base 10। और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5/50 का होल स्क्वायर 1/10, ओके। सो दैट SL2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10 log base 10, हाँ बेटे ये आगे कितना है सर, ये जाएगा 10 मतलब 100, दिस इज 10 to the power -2। क्या क्लियर है? यस सर, 10 to the power -2, तो दैट SL2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस, हाँ बेटे क्या दिस इज -20, सो इट कम्स आउट टू 20 dB, दिस इज आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अच्छा सोचो, अगर इसमें पॉइंट सोर्स जगह क्या हो जाता, इसकी जगह क्या है बच्चों, एक लाइन सोर्स हो जाता। लाइन हो जाता तो क्या ये पावर खत्म हो जाती, ये पावर खत्म हो जाती, क्या ये खत्म हो जाता है, क्या ये खत्म हो जाता है, तो क्या ये -1 आ जाता है, -1 आ जाता है, तो क्या कह रहे हैं बच्चों, ये -10 आ जाता। तो यही जो आंसर था 30 गिनेंगे, बेसिकली 20 गिनेंगे, 30 dB आ जाता है। क्लियर है? तो अलग अलग तरह से अलग अलग सवाल बनाए जा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे साउंड की स्पीड पर क्या पड़ता है प्यारे बच्चों, इफेक्ट पड़ता है। तो हमने स्पीड के फॉर्मूले देखे ही थे, आपको याद है। तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो एयर की बात करें, गैसेस की बात करें, दैट इज गामा P बाय रो। क्योंकि जब हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ Y बाय रो होता है, ओके। बल्क मॉडल्स पे भी बहुत ज्यादा लिक्विड्स में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेनली जो फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों वो गैसेस में पड़ता है। तो गैसेस के लिए जो स्पीड के साउंड का, जो मेरे पास साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है वो इंटू गामा P बाय रो होता है प्यारे बच्चों। P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, और गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ओके, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इट इज द रेशियो ऑफ Cp to Cv और 1+2/F, ओके। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है। सर साफ साफ पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर के बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है और प्रेशर के बढ़ने पर स्पीड। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से लिखा तो नो इफेक्ट है, लेकिन दिल मान नहीं रहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर के बढ़ने पर स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर के कम होने पर स्पीड कम होगी। एक्चुअली प्यारे बच्चों, प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, डेंसिटी वैरी करती है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर कम होता है तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी दोनों आपस में खेलते हैं। अब जरा देखो कैसे खेल हो रहा है। तो बेसिकली मैं जानता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT, n को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों m/m0, है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मास ऑफ द गैस बाई m0 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से प्यारे बच्चों उसको V को उधर लिखे, m/v को रो लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आगे P = ρRT/m0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो P बाई रो होगा वो आ गया RT/m0। क्लियर है? तो यानी कि जो P बाई रो है एक्चुअली में वो RT/m0 होता है।
आर तो गैस कांस्टेंट होता है, एम नॉट मॉलिक्यूलर मास है, वो भी पर्टिकुलर गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टी टेम्परेचर है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, जो हम लोग मानते हैं कि वे टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट है, तो प्यारे बच्चों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी बाई रो का रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो साथ साथ रो भी बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो रो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। इसलिए प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि वी पी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर है ना? तो एक बात बताओ, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, 5 में 5 कितना बन, अब आपने 5 में 10 कर दिया, ये भी 10 हो गया, तो कितना बनीता है, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है। अच्छा अब समझ में आया सर, ये 2.5 बढ़ दिया, इसको भी 2.5 बढ़ दिया, तो भी कितना है, बनी तो आया। तो इसका मतलब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, ये कम होता है तो ये भी कम हो जाता है, लेकिन इसका रेशियो हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती है, साफ साफ समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अब मैं इस वाले फॉर्मूले को, जिसको मैं पी बाई रो को क्या लिख रहा हूँ, आर टी बाई एम नॉट, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा प्यारे बच्चों, गामा आर टी बाई एम नॉट। तो प्यारे बच्चों v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, ध्यान रहे T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिटन इन केल्विन। इसको किसके टर्म में लिखना है, इसको मुझे केल्विन की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से v बराबर गामा आर टी बाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, एम नॉट आ गया है। ओके, अब बात करते हैं गामा आर टी बाई एम नॉट में t ज्यादा तो v ज्यादा। ओके, साथ में एक फैक्टर एम नॉट का भी आ रहा है, एक फैक्टर गामा का भी आ रहा है। तो अब इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। अभी मैं आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये भी समझे, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। देखो दो तरह की एयर होती है, एक तो होती है ड्राई एयर प्यारे बच्चों, और एक होती है मोस्ट एयर, है ना, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब जिसके अंदर ड्राई के साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अब समझने की कोशिश करना, वैसे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, किसी की डेंसिटी कम हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है, सीधे सीधे समझो। ड्राई एयर में ऑब्वियस है N2O2 H2, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका, N2 का। N2 मतलब कितना सर, 28। अब सोचो उसमें H2 आ गया, तो इसका मतलब सर किसी N2 को हटाया होगा क्या, तभी तो H2O आया होगा, यानी कि 18 आया, क्या आया, 18 एंटर किया, और कौन बाहर हुआ, 28 बाहर हुआ। तो सर इसका मतलब जो m है, क्या m पहले 28 था, क्या अब m अब 18 हो गया है, तो इसका मतलब क्या n नॉट की वैल्यू प्यारे बच्चों डिक्रीज हो गई है, तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत प्यारा सा लॉजिक है, वरना समझ में नहीं आता। ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा कम अजीब सा लगता है, मुझे तरीका अच्छा लगता है कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा मेन कंटेंट है, तो ऑब्वियस है इनकी ये हटेगा, तो इसके हटने के बाद क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, तो इसका मतलब जो स्पीड है प्यारे बच्चों, वो स्पीड जो है एक्चुअल में बढ़ गई। क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता यार, दो जगह पे एक ही टेम्परेचर है, एक जगह पसीना ज्यादा आ रहा है, एक जगह पसीना क्या आ रहा है, कम। तो बेसिकली वो वहां का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर का साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने पर स्पीड कम होती है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ विंड की। अगर हवा की डायरेक्शन और साउंड की डायरेक्शन सेम है, विंड और दोनों सेम डायरेक्शन में ब्लो कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है, v प्लस वी डब्ल्यू लिख लेते हैं। ये हमने डॉपलर इफेक्ट में भी सीखा प्यारे बच्चों। और अगर उल्टे होते हैं तो v बराबर v माइनस डब्ल्यू हो जाते हैं। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों अब करते हैं इस वाले फॉर्मूले पर कोई बढ़िया बढ़िया 2-3 सवाल। तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। सबसे पहला है सेम गैस डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि इस बार गैसेस क्या है, सेम। जब गैस सेम होगी तो गैस सेम का मतलब ऑब्वियसली गामा भी सेम होगा, उसका एम नॉट भी क्या होगा, सेम। तो v प्रोपोर्शनल टू v गामा आर टी बाई एम नॉट होता है, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो v1/v2 बराबर अंडर रूट t1/t2। क्लियर है? एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन गैस के लिए हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास H2 है ना, यानी कि 2 ग्राम, और गामा होता है 1.4। डायटोमिक के लिए गामा 1.4 मैं पहले बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। मोनोएटॉमिक के लिए 1.6, डाई के लिए 1.4 और पोली के लिए 1.4, 1+2/f से, जहाँ f कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अलग अलग तरीके से देखते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर ही मैं इनको अलग अलग कहता हूँ। तो मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, डाई की 5, और पोली की कितनी होती है प्यारे बच्चों, 6। क्लियर है? और इसको ही इसकी एटॉमिसिटी भी कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, एटॉमिसिटी। चलो
खैर ये टर्म्स अलग अलग समझते हैं। तो यार T1 27 डिग्री पे V1 है, T2 227 डिग्री पे V2, तो आपसे V1 V2 का रेशियो पूछ रहा है। इसका रेशियो पूछ रहा है V1 V2 का। तो V1 V2 को लिख क्या सकते हैं सर, T1 by T2। क्लियर है मेरे बच्चों? T1 को याद रहे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट 27 + 2 73 is this be 300 and this T2 is sir 227 + 2 73 is what is this sir, it is 500, so this is 300 by 500। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा 3:5। क्लियर है? और साफ साफ पता लग रहा है क्या कि टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं दूसरा केस इस पर, गैस इज डिफरेंट। अब गैस डिफरेंट में भी दो बातें हैं, दोनों है तो अलग अलग लेकिन दोनों डायटोमिक है, दोनों अलग अलग है लेकिन मोनो एटॉमिक है। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंट गैस यानी कि सेम एटॉमिसिटी। सेम एटॉमिसिटी मतलब या तो दोनों डायटोमिक है या दोनों मोनो एटॉमिक है, मतलब दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सेम, और टेम्परेचर इस बार क्या है, सेम। तो यार इसका मतलब ये होगा कि H2O2 N2 टाइप्स हुआ, सारी डायटोमिक हुई, ये मेरे पास क्या हुई, मोनो एटॉमिक। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों गामा सेम होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार ये सेम होना चाहिए। तो m क्या होगा, डिफरेंट, टेम्परेचर क्या होगा, सेम। तो प्यारे बच्चों V1/V2 बराबर m02/m01। क्लियर है? तो जरा सोचो, दो गैस है मेरे पास, एक हाइड्रोजन और एक मेरे पास ऑक्सीजन। तो मुझसे पूछ रहा है बताओ किसके अंदर गैस की स्पीड ज्यादा होगी सेम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन में या हाइड्रोजन में? तो प्यारे बच्चों बहुत सीधा सा फंडा है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 32, 16 दूनी 32। क्लियर है ना मेरे बच्चों? तो यहाँ से VH2 का रेशियो उल्टा हो जाएगा M2/M1, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, रूट लगा देंगे तो 32 से कितना जाएगा 16, 16 मतलब 4:1। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो हल्की गैसें होती हैं उसमें साउंड की स्पीड क्या होती है, ज्यादा, यानी कि VH2 इज ग्रेटर देन V ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब तीसरा केस बात करते हैं। तीसरे केस में क्या है, डिफरेंट गैसेस है, वो तो पहले भी थी कि हाँ डिफरेंट गैसेस और इस बार डिफरेंट एटॉमिसिटी भी है, यानी कि इसका मतलब एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो ये डायटोमिक और ये क्या है, मोनोएटॉमिक। इसका मतलब इस बार इनके क्या गामा भी डिफरेंट होंगे? यस सर। तो बेटे टेम्परेचर मैंने भी सेम रखा है, तो इसका मतलब सर फिर इस सिचुएशन में ये सेम है, ये दोनों बदल गए। तो क्या V1/V2 बराबर Γ1/Γ2 M02/M01। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये गामा ऑफ हीलियम, गामा ऑफ हाइड्रोजन, M ऑफ H2, M ऑफ H, सब आपको अच्छे से पता है। गामा मोनो एटॉमिक, कौन सी, मोनो एटॉमिक का कितना होता है 1.6, हाइड्रोजन का कितना है 1.4। यहाँ रख दो उठा करके, इसकी वैल्यू आपको पता है, हाइड्रोजन मतलब 2, हीलियम मतलब 2He4 है ना, हाइड्रोजन और हीलियम में 2He4, इसका क्या आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास वैल्यू रख करके इसका आंसर आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। गामा टेम्परेचर M0 सभी के सभी क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या मैं यहाँ से V1/V2 को लिख सकता हूँ सर Γ1/Γ2 M02/M01 और प्यारे बच्चों T1/T2। क्लियर है? अब करते हैं एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस का। किसका? मिक्सचर ऑफ गैसेस का। हालांकि ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के साथ या केटीजी के साथ जाकर और मजेदार हो जाता है, लेकिन आइए फटाफट से पढ़ते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैसेस का सवाल, जिसके अंदर हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे और एक टेम्परेचर होगा, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा होगा, आपसे कैलकुलेट करा रहा होगा कि यार बताओ साउंड की स्पीड एक्चुअल में क्या होगी। क्लियर है? थके नहीं, मेहनत करें, या तो साउंड पढ़ना मत, और आप पढ़ोगे तो छोड़ना मत। और ये मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है। विश्वास कीजिए ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल कभी गलत नहीं होता है ना। और आप इस लेक्चर को देख लोगे, थोड़े बहुत सवाल कर लोगे प्रीवियस ईयर पेपर वाले, और जो डीपीपी दूंगा वो आप ऑब्वियसली उसे कर लेंगे, तो फिर देखना प्यारे बच्चों कितना मजा आने वाला है। चलिए तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का करते हैं प्यारे बच्चों एक सवाल। हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, मैं आपसे पहले करा था, इसमें सारे कंसेप्ट कवर होंगे। आइए जरा देखें फटाफट से, और काफी बार पूछा गया सवाल है, थोड़ी सी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी लगेगी, वो मैं सब आपको रिवाइज करा दूंगा, चिंता ना करें। इसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। तो पहले कह रहा बेटे 1 मोल तो किसका है, हीलियम का, और 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन का। क्लियर है? और दोनों को क्या कर दिया गया, आपस में मिक्स कर दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी और मिक्सचर बताओ। तो यार इसका मतलब ये हुआ, अच्छा टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री गिवन है। जरा बताइए गैसेस अलग अलग है। यस सर, ये है मोनो एटॉमिक और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है डायटोमिक। तो दोनों गैसेस अलग अलग हैं, एक मोनो एटॉमिक है और दूसरी कौन सी है, डायटोमिक है। दोनों के मोल्स भी क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है। मुझसे वी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, तो वी ऑफ मिक्सचर के लिए काम करते हैं, फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है।
है ना। इस बार यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, तो मुझसे पूछ रहा है हाँ प्यारे बच्चों, वे ऑफ मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साउंड की स्पीड जो गैसेस के मिक्सचर में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे? गैसेस के मिक्सचर में। ये हमने एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में पढ़ा है कि जब गैसेस को मिक्स करता है तो उनके मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ता है, उनकी स्पेसिफिक हीट्स के रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो वो फॉर्मूले में यहाँ पे यूज करूंगा, आपको तो सीधे सीधे अप्लाई करना है। आप तो बताइए, अगर मैं वी ऑफ मिक्सचर लिखूं तो क्या यहाँ गामा ऑफ मिक्सचर लिखूंगा? यस सर, आर टी। ओके, और बेटे एम ऑफ मिक्सचर यहाँ पर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखें। आपके पास दो गैसेस हैं, 1 मोल ऑफ हीलियम है प्यारे बच्चों, है ना। हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक गैस, और एक है आपके पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब डायटॉमिक गैस। क्लियर है। और टेम्परेचर 27 डिग्री, आपसे वी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये क्या हुआ सर, ये हुए नंबर ऑफ मोल्स इसके, ये हुए नंबर ऑफ मोल्स इसके। तो मुझे एम ऑफ मिक्सचर निकालना है, गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है। प्यारे बच्चों टी पता है, आर सब बच्चे जानते हैं क्या, 8.31 जो भी इसकी यूनिट्स होती हैं। और बेटे टेम्परेचर को आप कन्वर्ट कर लेंगे, 27 + 273 से यह आ जाएगा 300 केल्विन। अब तो मेनली ये दो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। प्यारे बच्चों, जब दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का जो एम होता है, मास ऑफ द मिक्सचर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, वो होता है N1 M1 N2 M2 अपॉन N1 + N2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखें। N1 कितना है प्यारे बच्चों? 1। इस वाली गैस का ऑब्वियसली जो पहले वाली गैस है आपके पास हीलियम है, हीलियम मतलब कितना सर 2He4, तो इसका कितना हुआ 4 हुआ। O2 मतलब कितना बेटे 8 और 16, लेकिन ये O2 है तो क्या यहाँ 32 हुआ। तो इसका मतलब सर 1 × 4 + 2 × 32 अपॉन 1 + 2 से सॉल्व करेंगे तो 68/3 × 10⁻³ kg/mol। आप सभी जानते हैं, इसको ग्राम में लिख लेते हैं तो ये वेट बन जाता है, और इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये SI सिस्टम में आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं गामा ऑफ मिक्सचर। ये होता है बेटे सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर। अब सबसे पहले सीवी मिक्सचर निकालेंगे, फिर सीपी मिक्सचर निकालेंगे, फिर गामा ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सीपी ऑफ मिक्सचर। तो सीवी ऑफ मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों N1CV1 + N2CV2 अपॉन N1 + N2। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स में हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार जब वहां पढ़ाएंगे तो याद रखेंगे। फिलहाल लेकिन याद रखें, ये ½ FR होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, ½ FR। कह रहे बच्चों F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में मैं CV को लिख सकता हूँ। अब एक बात बताएं फटाफट से, CV1 इस ½ F1 को लिख रहा हूँ 3। क्यों? क्योंकि सर ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, और प्यारे बच्चों उसका गामा होता है सर 1.6। क्लियर है प्यारे बच्चों। और ये है आपका डायटोमिक गैस O2, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, और इसका गामा कितना होता है 1.4। मैं तो याद हो गया होगा, इतनी देर से चल रहा है। तो बेटे ½ × 3 × R से 3/2R आ गया। अब CV2 बताओ, CV2 मतलब किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ 5 रख देंगे तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए CV ऑफ मिक्सचर। तो क्या N1 पता है, N2 पता है, ये सब पता है। तो क्या N1CV1 + N2CV2 अपॉन N1 + N2 से कितना आ गया बेटे? सर इट कम्स आउट टू बी 13/6R। क्लियर है प्यारे बच्चों। जो सीपी मिक्सचर होता है वो R + CV मिक्सचर होता है। बस जी मजे आ गए। R तो R कांस्टेंट है, और CV मिक्सचर की वैल्यू यहाँ से 13/6R रख देंगे तो उनमें सारा बेटे 6 आ जाएगा। यस, सीपी मिक्सचर आ चुका है, सीवी मिक्सचर आ चुका है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो गामा ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटे 19/13। ओहो, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये पता है, ये पता है, तो क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर। प्यारे बच्चों, सारी वैल्यू जब इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400.9 मीटर/सेकेंड। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। क्लियर है। आइए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं अब साउंड का असली भयंकर नागिन रूप। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना। जो बेसिक सी चीजें थी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम अच्छे लेवल की चीजों पर प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। आइए ध्यान दें, साउंड वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव। अब जब साउंड वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सेम कंसेप्ट है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि स्ट्रिंग में जो वेव थी वो कैसी वेव थी?
सर वही ट्रांसवर्स वेव थी। तो बेटे उसमें क्या था, जो आप वो वाली वेव पढ़ते थे उसमें एक्चुअली वेव का चलना और पार्टिकल का मचलना आपको अलग अलग दिखाई देता था, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वेव भी ऐसे जा रही है, ओके, और बेटे पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो लेकिन कंसेप्ट वही है। तो आइए फटाफट से देखें। ये कोई पार्टिकल है जो प्लस S0 से माइनस S0 तक सोचो SHM कर रहा है। अपन जो है SHM वाली वेव साइनोसॉइडल वेव लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों x बराबर 0 वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगा, S0 sin ओमेगा t, जहाँ S0 इसका एम्पलीट्यूड है। प्यारे बच्चों हम लोग वहाँ पे y ऑलरेडी y के लिए a यूज करते थे, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, S0 यूज कर रहे हैं। फिर एक दूसरा पार्टिकल है, सब ऐसे ही कर रहे होंगे, जो कितनी पोजीशन पर है, x पर, x बराबर x पर। अब बताओ वही वाली बात, जो इसके साथ t पर होगा, क्या वो इसके साथ सर t माइनस एक्स बाई वी पर हो चुका होगा, तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दो, लो बदले बदले हो गए। इक्वेशन क्या आ गई बेटे, s बराबर S0 sin ओमेगा t माइनस kx। क्लियर है? तो यानी कि वहां जो इक्वेशन आप पढ़ते थे प्यारे बच्चों, वहां पढ़ते थे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यहाँ पे a की जगह क्या पढ़ेंगे, S0 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वहां पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता था, ये होता था। यहाँ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों ये होता है। क्या क्लियर है सबको? अब बात करते हैं, ठीक है तो समझ में आता है। अब जरा थोड़ा सा और वेरिएशंस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी मीडियम में कोई साउंड प्रोपेगेट नहीं करते, तो उस सिचुएशन में प्रेशर नॉर्मल होता है, डेंसिटी भी नॉर्मल होती है। ना तो कोई प्रेशर का वेरिएशन होता है, ना कोई डेंसिटी का वेरिएशन होता है। लेकिन जब किसी मीडियम में प्यारे बच्चों एक साउंड प्रोपेगेट करती है, तो यहाँ कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं, जिन रीजन्स के अंदर कहीं कहीं तो पार्टिकल पास पास होते हैं, दीज आर क्लोजर, कहीं कहीं पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं प्यारे बच्चों, फार्दर। तो जहां पार्टिकल पास पास होते हैं, इन रीजन्स को सी समझते हो? हाँ सर बहुत अच्छे समझते हैं। अरे भाई सी का मतलब है कंप्रेशंस। क्या मिल जाते हैं, कंप्रेशंस। और जहां दूर दूर होते हैं, यहाँ आर का मतलब प्यारे बच्चों बन जाता है रेयर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन जिन्हें कंप्रेशन कहते हैं, कुछ ऐसे रीजन जिन्हें रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं। कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास, इन रीजन्स में प्रेशर बढ़ जाती है, इन रीजन्स में प्यारे बच्चों डेंसिटी बढ़ जाती है, इन रीजन्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, यानी कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के पास आ जाते हैं। क्लियर है? रेयर फ्रैक्शंस में प्रेशर प्यारे बच्चों नॉर्मल प्रेशर से कुछ कम हो जाता है, जो डेंसिटी है वो भी कुछ कम हो जाती है, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, यानी कि पार्टिकल अपनी मीन से थोड़ा दूर दूर फैल जाते हैं। और प्यारे बच्चों जैसा आपको याद होगा, कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और कॉन्जुगेटिव टर्फ्स के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोला करते थे। इसी तरह से प्यारे बच्चों दो कॉन्जुगेटिव कंप्रेशंस और कॉन्जुगेटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का जो सेपरेशन होता है, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर है? अभी और मजा आएगा। आइए देखें, फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ। कोई चीज तब भारी होती है प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं, उसका बीच में से कनेक्शन लूज कर देते हैं। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, टफ क्या है, टफ और इजी कुछ नहीं होता। आप सोचो, आप यहाँ जीना चढ़ रहे हैं, आप यहाँ से सीढ़ियाँ हटा दें, तो जरा सोचो जो आसान सा लगने वाला टारगेट है, क्या ये आपके लिए प्यारे बच्चों टफ हो जाएगा? लेकिन जरा सोचो, अगर आप सारी सीढ़ियां आपके पास हो, ये अलग बात है, आपको तेज चढ़ना पड़े, जो हम कर रहे हैं, पढ़ सब कुछ रहे हैं लेकिन तेजी से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जिस क्रैश कोर्स के अंदर अब लगभग समय समाप्त होने वाला है, मई आपका आने वाला है, तो मुझे लगता है शायद काफी हद तक जिन बच्चों ने इसको ढंग से पढ़ा है, जिन बच्चों ने कंसिस्टेंसी दिखाई है कछुए वाली, मुझे लगता है शायद उन लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। जिम जाते हैं शुरू में 10 लोग प्यारे बच्चों, लेकिन बॉडी वही बनाता है जो आखिरी दिन तक जाता है। कोई 1 दिन जाता है, कोई 2 दिन जाता है, फिर जाना लोग छोड़ देते हैं। पिक्चर देखिए, शाहरुख खान की गिटार बजाने का शौक हुआ, चलो जी गिटार सीखने चलते हैं, 10 लोगों का बैच शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो 2-3 लोग फाइनल गिटार की क्लास में सीख पाते हैं और आगे जा पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्यारे बच्चों डजंट मैटर कि हम शुरुआत करते हैं, बात यह कि हम कब उस आखिरी इंस्टेंट तक पहुंचने की क्या हिम्मत रख पाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है प्यारे बच्चों कि मंजिलें मिलेंगी यकीनन। तो मेरा आपसे प्यारे बच्चों यही कहना है कि डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मैंने बार बार माइलस्टोन नहीं देखा है, मेरी नजर केवल कहाँ है, मेरी नजर मील के पत्थर पर है। मुझे बस उस सिलेक्शन से मतलब है प्यारे बच्चों।
तो सोचो, अब जिन बच्चों ने अब मैं आपको एक छोटी सी बात लिख के ऐसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे मन में विचार आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सिलेक्शन को एक सही डायरेक्शन देना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए, मेरा इसमें 1% लालच नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं, अगर वो बच्चे और ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहें इस कोर्स का, तो मैं एक छोटी सी इनको सलाह देना चाहता हूँ। बाकी मानना ना मानना प्यारे बच्चों आपकी इच्छा है। अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, ऑब्वियस वो कंटेंट अच्छा है, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, लेकिन जरा सोचो अगर उसमें डिस्कशन इन्वॉल्व हो जाए तो कितना मजा आ जाए। क्योंकि आप थ्योरी तो बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, ठीक है, डीपीपी भी आप थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सोचो एक सिस्टमैटिक डिस्कशन आपको मिले तो कितना बढ़िया है। अच्छा, कोई कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई, आपकी सोच है, उसकी प्लानिंग करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना। आप एक बार मोशन की वेबसाइट पे जाकर के कैप्सूल कोर्स को प्यारे बच्चों जरूर देखें। उस कैप्सूल कोर्स का फायदा रियल में उन्हीं बच्चों को है जिन लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनके पास अभी 1.5 से 2 महीने और है। अभी अभी हम लोगों ने कैप्सूल कोर्स शुरू किया। आपको लग रहा है कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जितना कोटा का मटेरियल है उसके हर चैप्टर की एक्सरसाइज 1 की पूरी शीट उसमें डिस्कस कराई जा रही है। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, विश्वास करो, हम लोग खुद लाइव क्लास लेते हैं और जब उसका डिस्कशन कराते हैं तो बच्चा झूम जाता है। आपको मैं सच बताऊं तो मेरा एक आपको छोटा सा सजेशन है प्यारे बच्चों, आप विश्वास कीजिए, आप उसे देखिए, और कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल फीस है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपको उस दिन पता लगेगा कि साला मेरे तो सारे पैसे बचा दिए, मैं तो फालतू सोच रहा था। प्लीज ज्यादा लोगों से सलाह ना लें, ज्यादा लोगों से बात ना करें। मेरे ऊपर अगर आप ट्रस्ट रखते हो, इतने दिनों से अगर हम एक दूसरे को जानते हो प्यारे बच्चों, जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको तभी मिलेगा आप उसकी ब्यूटी को देखें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे लेक्चर्स आपके वहीं पर अपलोडेड हैं, तो बार बार अपलोड नहीं करना अपने को। दूसरी प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप उस लेक्चर में आप जो है जब एक्सरसाइज 1 हर चैप्टर की डिस्कस करेंगे तो फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना, क्योंकि बेटे कॉन्फिडेंस लेवल तब भी आता है जब हम लोग प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां जब आप प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप अपना और फिर हमसे रूबरू होंगे, और सोचो फिर मैं आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अभी तो क्या है, मैं ही बकवास करता हूँ, चला जाता हूँ, थ्योरी भी मेरी, सवाल भी मेरे, आप तो बेचारे कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन सच में कितना मजा आता है जब वहां हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों सवालों को, और पूरी एक्सरसाइज के, मान लो काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज है, उसको सोचो मैंने कितने सवाल, 100 सवाल डिस्कस कराए होंगे, 100 सवाल, और कितने से टाइम में, आप विश्वास भी नहीं करोगे, मैंने वो डिस्कस कराए हैं मात्र 50 मिनट की क्लास में। तो आप सोचो कितना मजा होगा। लेकिन वो उन्हीं लोगों को फायदा है, उन लोगों को जिन्होंने इस क्रैश कोर्स को पहले अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, घोट लिया, अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया। इसलिए प्यारे बच्चों मत सोचो, केवल चीजों को जाकर के देखो और आगे बढ़ जाओ। आपकी जिम्मेदारी, मेरी बात प्यारे बच्चों फ्री के पढ़ने की नहीं होती। कभी कभी थोड़ी सी चीजों को व्यवस्था शुल्क देने के लिए देने पर मुझे लगता है शायद चीजों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है ना। मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कहना कि 1 घंटे में चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, वो कुछ नहीं होता, सब हवाई बातें होती हैं। आप किसी से पढ़ के देख लो ना, कोई मुझे ऐसे सिखा देता तो सब चीजों पे ताला लग जाता। ये तपस्या है, साधना है, पूजा है, अर्चना है, जिसमें प्यारे बच्चों आपस में जो ट्यूनिंग है उसका एक समावेश है, एक विश्वास है, एक अनुनाद है, एक आयाम है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों इस बात को? आप क्या कर रहे हैं, आप ऑसिलेट करें, लेकिन आपको फोर्स चाहिए ताकि आप फोर्स ऑसिलेशन करें। साला डैम्पिंग मैंने पढ़ाई, सोचो जितना थोड़ा सा पढ़ाने में इतना मजा आ गया, अगर मैंने उसकी एक्सरसाइज के सारे सवाल डिस्कस कर दिए तो सोचो कितना मजा आपको आ रहा होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप एक बार उसके बारे में जरूर सोचें, मेरा निवेदन है केवल आप लोगों से। चलिए खैर छोड़िए, अब आगे की बातें करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई बात करनी है उसके रिगार्डिंग तो मेरे से आप फोन पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं संडे को 11 बजे प्यारे बच्चों आपको अवेलेबल रहूंगा, तो आप संडे को 11 बजे मेरे से बात करें ताकि मैं आपको उसकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में बताऊं कि हाउ वी डिजाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारी कहानी कंप्रेशंस की थी, रेयर फ्रैक्शंस की थी। अब मेरा जो कान है, मेरा जो ईयर ड्रम है प्यारे बच्चों, वो ईयर ड्रम किसको सेंस करता है? ये ईयर ड्रम प्रेशर को सेंस करता है। तो इसलिए जो साउंड है एक्चुअल में वो एक तरह की प्रेशर वेव है। कैसी वेव है प्यारे बच्चों? एक तरह की प्रेशर वेव है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं बेसिकली, अब मैं उस प्रेशर वेव के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने इसलिए वर्ड क्या लिखा, साउंड वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव। अब मैं लिखूंगा साउंड वेव एज ए प्रेशर वेव। क्लियर है? अब मैं पढ़ूंगा साउंड को किसकी टर्म में, प्रेशर की टर्म में। और प्यारे बच्चों आनंद लूंगा इस टॉपिक का, झूमूंगा इस टॉपिक में, देखता हूं कैसे मुझे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। तो कमजोर दिल वाले लोग इसे देख के नहीं देखें, लेकिन डरे नहीं, 2 मिनट का काम, मजा आएगा। साउंड वेव एज ए प्यारे बच्चों प्रेशर वेव। इससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि होप चेंबर बल्क मॉडुलस क्या होता है। सो दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। प्यारे बच्चों ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा है इलास्टिसिटी में। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है। ये चेंज इन प्रेशर होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये जो डीपी है ये चेंज इन प्रेशर यहाँ पे कहलाता है। तो जब साउंड क्या करते हैं, मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, तो मीडियम की जो इलास्टिसिटी है ना, वो इलास्टिसिटी बेसिकली बल्क मॉडुलस से ही डिफाइन होती है। उसके अंदर प्रेशर के कुछ वेरिएशंस एक्चुअल में आते हैं, और वो जो प्रेशर के वेरिएशंस एक्चुअल में, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, उन्हीं को साउंड बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों डेरिवेशन अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसे याद रखें, है ना, दैट dp इज इक्वल्स टू माइनस बीटा डेल एस बाई डेल एस। dp क्या है प्यारे बच्चों? dp बेसिकली प्रेशर में आने वाला चेंज है। कब? जबकि साउंड मीडियम में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। प्यारे बच्चों इस dp को, प्यारे बच्चों इस dp को हम लोग एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं। जैसे सर मैं समझाने, देखो साउंड नहीं थी तो प्रेशर कितना था, पी नॉट। साउंड है तो प्रेशर कितना है, कुछ पी है। तो जो डीपी है वो क्या है सर, वो है पी माइनस क्यू। अब तो बहुत आसान सी बात हो गई ना। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ सर, एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ डीपी प्लस पी नॉट। बात खत्म। तो ये एक्चुअल प्रेशर है ना, ये वाला। और डीपी क्या है? डीपी है बेटे इस प्रेशर का, बिना साउंड के प्रेशर, साउंड के साथ प्रेशर का डिफरेंस, ये एक्चुअल में एक्सेस प्रेशर कहलाता है। तो जब साउंड नहीं है तो प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर होगा नया, क्या वो पी नॉट प्लस डीपी हो जाएगा? यस सर। और रेयर फ्रैक्शन है तो क्या प्रेशर कम हो जाएगा? यस। तो क्या बेटे पी नॉट माइनस डीपी हो जाएगा। क्या क्लियर है? अभी 2 मिनट लगेंगे, सब रायता इकट्ठा करने वाला हूँ, सब चीजें आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझ में आएंगी। अब मैं कह रहा हूँ डीपी बराबर माइनस बीटा डेल एस अपॉन डेल एक्स। बीटा बल्क मॉडुलस से प्यारे बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव। जो बीटा होता है ये हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो डीपी है, ये डीपी का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, इस डेल एस बाई डेल एक्स पे डिपेंड करता है। डेल एस बाई डेल एक्स क्या कह सकते हैं सर, डेल एस बाई डेल एक्स को कह सकता हूँ सर, ये है बेसिकली स्लोप। क्या है प्यारे बच्चों? स्लोप। कौन से ग्राफ का? एस एक्स ग्राफ का स्लोप। ये s वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप है वो डेल एस बाई डेल एक्स है। अब ऐसे समझिए सर सब उड़ रहा है, अरे नहीं उड़ेगा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं रिवाइज कराऊंगा भाई। ये प्यारे बच्चों एक s वर्सेस x का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब इस केस में जो उसका स्लोप है वो कितना हुआ, 0। जब स्लोप 0 तो डीपी 0, डीपी 0 तो इसका मतलब जो प्रेशर है क्या वो केवल पी नॉट होगा? यस। पी नॉट है तो इसका मतलब ना तो कोई कंप्रेशन है ना कोई रेयर फ्रैक्शन है। यानी कि सर इसका मतलब अगर लाइन इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब यहाँ ना तो कंप्रेशन है ना प्यारे बच्चों यहाँ रेयर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब एक ग्राफ मुझे दिया है s वर्सेस x का। क्लियर है? इस तरह का एक ग्राफ दिया है। अब मुझसे पूछ रहा है x y z पर बताओ कहां पर कंप्रेशन है और कहां पर क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले x की बात करें, x पर स्लोप बताओ सर। x पर स्लोप होता है पॉजिटिव। भाई अगर अभी तक स्लोप देखना नहीं आता टेंशन मतलब काइनेमेटिक्स जाओ, काइनेमेटिक्स का एक जो लेक्चर नंबर 1 है भाई उसे देखो ताकि मजा लो सब्जेक्ट का, वरना स्लोप के चक्कर में मजा खराब कर रहे हो। क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है? यस सर। इसका स्लोप अगर पॉजिटिव है, एक्स की बात कर रहा हूँ बेटे, एक्स पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो सर ये वाली टर्म होगी पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये टोटल आ गया निगेटिव। अगर डीपी निगेटिव है तो इसका मतलब जो प्रेशर है क्या वो प्रेशर पी नॉट माइनस डीपी हो गया? यस सर। तो क्या प्रेशर कम हो गया है? प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा प्यारे बच्चों, रेयर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? आइए बात करते हैं कौन से पॉइंट की सर, मैं बात करता हूँ पॉइंट वाई की। जब मैं सॉरी वाई की नहीं जेड की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, मैं जेड पे जा रहा हूँ, जेड पे जा रहा हूँ तो पता लग रहा है इसका जो स्लोप है क्या वो निगेटिव है? यस सर। इसका स्लोप अगर निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव, तो ये निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो डीपी क्या आ गया प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। डीपी पॉजिटिव तो प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट प्लस डीपी, यानी कि प्रेशर की वैल्यू जो प्रेशर था उससे क्या बढ़ गई है? यस सर। प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब कंप्रेशन, यानी कि इस वाले पॉइंट पर क्या मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर मुझे प्यारे बच्चों कंप्रेशन मिलने वाला है। क्या क्लियर है? और बात करते हैं वाई की, तो सर मजा आ गया। वाई पर तो स्लोप क्या है, 0, और जब स्लोप क्या है 0 तो सर इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, 0, तो डीपी कितना हो गया, 0। डीपी 0 होगा तो यहाँ इसका मतलब ना तो सी पर कुछ नहीं होगा, ना कंप्रेशन होगा, ना क्या होगा प्यारे बच्चों, रेयर फ्रैक्शन होगा। एक बार शॉर्ट में फिर रिपीट करता हूँ, साउंड एक तरह की प्रेशर वेव है, क्योंकि मेरे कान का ईयर ड्रम प्रेशर को क्या करता है, सेंस करता है। जब साउंड मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं तो प्रेशर के वेरिएशंस होते हैं। जिस जगह पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, कंप्रेशन। जिन जगह पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम रहता है उन्हें क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसे डीपी कहते हैं। डीपी का मतलब होता है
एक्सेस प्रेशर। क्या होता है? हाँ, एक्सेस प्रेशर। क्लियर है प्यारे बच्चों? जब एक्सेस प्रेशर हम लोगों को लिखना होता है तो एक्सेस प्रेशर लिखने का तरीका होता है माइनस बीटा डेल एच बाई डेल एक्स। प्यारे बच्चों, डेल एच बाई डेल एक्स में एस वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर मुझे कभी भी एस वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हो और मुझसे पूछे कि यार बताओ इस केस में कंप्रेशन होगा या रेयर फ्रैक्शंस होगा, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट पर स्लोप देखो, इसकी वैल्यू देखो, डीपी लिख दो। डीपी अगर क्या है प्यारे बच्चों? डीपी है प्लस यानी कि पॉजिटिव तो कंप्रेशन होगा, डीपी है निगेटिव तो क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन होगा। डीपी जीरो होगा यानी कि साउंड, कोई साउंड नहीं है, ना कंप्रेशन और ना होगा, ना ही कोई क्या होगा प्यारे बच्चों? रेयर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? आइए अब लिखते हैं साउंड की डिस्प्लेसमेंट की वेव से प्रेशर की वेव को कैसे लिखा जाता है। थकिए मत, आज बहुत पढ़ना है और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इंटरफेरेंस। आपका इंतजार कर रहा है। इंटरफेरेंस में बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें आपको बीट्स पढ़नी है और जिसमें आपको स्टैंडिंग वेव्स पढ़नी है। आइए प्यारे बच्चों, किताबों के पन्ने मत पलटिए, मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि मेहनत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आज मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, कैसे डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं। और ग्राफ तो बनाना आप सभी को आता है, तो मुझे लगता है ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। बेटा एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स की इक्वेशन आपसे कह रहा है, इसकी प्रेशर की इक्वेशन लिखो। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? सर ये डीपी बराबर माइनस बीटा डेल एस ओवर डेल एक्स। अब तो थोड़ी बहुत पहचान हो गई है इससे प्यारे बच्चों। डीपी क्या कहलाता है? एक्सेस प्रेशर। क्या कहलाता है? एक्सेस प्रेशर। बीटा क्या कहलाता है? बल्क मॉडुलस। सर ये कुछ काम का भी है बेटे, बहुत काम का है, विश्वास कीजिए, आपस में सब चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले डेल एस बाई डेल एक्स निकाल लूंगा, क्योंकि अगर मैं डेल एस बाई डेल एक्स निकालूंगा तो मेरे पास डीपी आ जाएगा। एस मुझे गिवन है तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। तो डेल एस बाई डेल एक्स आ गया मेरे बच्चों, एस नॉट साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये आ जाएगा माइनस के। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू उठा करके कहाँ रख दूं प्यारे बच्चों? इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास डीपी आ जाएगा माइनस बीटा कितना, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? ये एम्पलीट्यूड है, सब बच्चे जानते। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो सब जानते हैं भाई, मैक्सिमम प्लस वन हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है? माइनस वन। उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम अगर प्लस वन हुई तो इसकी वैल्यू होगी बीटा के एस नॉट। क्या होगी प्यारे बच्चों? बीटा के एस नॉट। इसको मैं डीपी नॉट कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? डीपी नॉट। यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू है, वैसे तो ये प्लस बीटा के एस नॉट से यानी कि प्लस वन से लेकर के माइनस तक कुछ भी हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसे डीपी नॉट कहूंगा। तो डीपी नॉट इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बीटा के एस नॉट। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। दैट डीपी नॉट इज इक्वल्स टू बीटा के एस नॉट। प्यारे बच्चों के जानते हैं आप, ये सब 2 पाई बाई लैम्डा होता है। एस नॉट बेटे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं बता सकता हूं कि जो प्रेशर की वैल्यू जो बदल रही थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू बीटा के एस नॉट है प्यारे बच्चों। क्लियर हो गई? तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। यस सर, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू लिखूंगा तो ये आ जाएगी। सर इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में सर ये पाई बाई टू ज्यादा है, पाई बाई टू ज्यादा है। इसका मतलब प्रेशर आगे चलता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। कितने के फेस पर? पाई बाई टू के फेस पर। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल है, याद रखें। पाई नहीं आता, क्या आता है प्यारे बच्चों? पाई बाई टू आता है। यानी कि जो एक्सेस प्रेशर, सॉरी जो प्रेशर होता है दैट लीड्स बाय एन एंगल पाई बाई टू देन द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसका प्रूफ समझ में आया कैसे आया है? तो कोई भी क्वेश्चन दियो, यहाँ तो मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स दिए, आप चाहते तो यहाँ क्या लिख सकते थे? यहाँ लिख सकते थे के एक्स माइनस ओमेगा टी। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर प्यारे बच्चों, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन ही ठीक है। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं? ग्राफिकली। इस वाली इक्वेशन से मैं एस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। किसके बीच में प्यारे बच्चों? एस वर्सेस एक्स का। तो कुछ नहीं करना, टी की सुपारी ले लो, टी को जीरो कर दो। टी को जीरो कर दोगे तो क्या माइनस साइन के एक्स आ जाएगा? यस सर। और प्यारे बच्चों माइनस साइन के एक्स याद है कुछ इस तरह का होता है। ओके, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं प्रेशर के लिए। जब प्रेशर के लिए लिखूंगा तो कौन सी इक्वेशन कहाँ गई? कहाँ गई? ये वाली। इसमें टी को जीरो कर दिया, जब टी को जीरो किया तो क्या माइनस के एक्स आ गया। और सब बच्चे जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो बेटे कॉस के एक्स प्लस आ गया। और प्लस कॉस के एक्स क्या होगा? सर ये ऊपर से ये वाला ग्राफ यहाँ से आता है ना, साइन और कॉस का ग्राफ। यार भैया कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? नीट पीटी तो सब रटे हुए हैं, नहीं रटे हुए हैं तो एक बार फटाफट से देखो। ये साइन एक्स, हाँ जी, ये वाला प्यारे बच्चों कॉस एक्स, ये वाला सर माइनस साइन एक्स, और बेटे ये वाला सर ये माइनस कॉस एक्स। क्लियर है ना भाई? ये रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए।
खैर प्यारे बच्चों, अब इसका मतलब है कि प्रेशर का वेरिएशन साइन के एक्स ऐसा होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डीपी नॉट है और डीपी नॉट किसके बराबर है, बीटा के एस नॉट के बराबर है प्यारे बच्चों, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस बीटा के एस नॉट आ जाएगी। क्लियर है? तो प्रेशर कहां तक जाता है सोचो, एक्सेस प्रेशर प्लस बीटा के एस नॉट से माइनस बीटा के एस नॉट तक जाता है जब जब मीडियम में साउंड वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो प्यारे बच्चों ये तब है जब ये नॉर्मल प्रेशर है। अब प्रेशर वेरी करेगा अगर साउंड चलेगी, तो साउंड चलने पर प्रेशर वेरिएशन हुआ तो प्रेशर एक जगह तो ज्यादा हुआ, एक जगह कम हुआ। तो ज्यादा में सबसे ज्यादा कहां हुआ, सबसे ज्यादा हुआ बीटा के एस नॉट प्लस पी नॉट। इसे बोलते हैं कंप्रेशन नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कंप्रेशन। कंप्रेशन तो हमेशा वहां होगा जहां प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ गया, लेकिन सोचो प्रेशर कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है, सर इससे थोड़ी बढ़ सकता है। तो ये जो पोजीशन है ना मेरे बच्चों, इस पोजीशन को बोलते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन। समझ में नहीं आया क्या सबको क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज द पोजीशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन। प्यारे बच्चों इसके बारे में क्या विचार है? सर ये घटा 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 के मिनिमम कितना हो गया, इतना। ये है मैक्सिमम रेयरफैक्शन, और ये पूरा डिवीजन किसका है, रेयरफैक्शन का है। तो सोचो प्रेशर ऊपर, कंप्रेशन नीचे, रेयरफैक्शन, यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन और यहाँ मैक्सिमम रेयरफैक्शन। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हुआ होगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं ताकि हमें इसकी और बढ़िया फील आ जाए। तो प्यारे बच्चों एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन आ गई, डी बराबर डीपी बराबर डीपी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, दैट डीपी नॉट इज व्हाट, दैट डीपी नॉट इज बेसिकली एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू का जो भी उसमें बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है बेसिकली वो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैक्सिमम कितना बेटे, बीटा के एस नॉट। तो जरा बताओ जो प्रेशर है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर पी नॉट तो था ही, क्या मैक्सिमम प्लस बीटा के एस नॉट कर दूं? यस सर। और मिनिमम कितना होगा? क्या बेटे इतना होगा। दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो क्या 2 बीटा के एस नॉट आ जाएगा? यस सर। तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट पूछ ले तो क्या पी मैक्स माइनस पी मिनिमम बाय 2 बीटा के आ जाएगा। क्लियर है? अब सोचो बीटा पता हो, के पता हो, ये पता हो तो ये निकाल लें। एक क्वेश्चन से समझते देखो कुछ निकाल गया। अब यहाँ तक पहुंचना है। सोचो अगर इतनी थ्योरी ना पढ़ाओ तो इस सवाल की हवा भी ना लगे, और तुम सोचो गलती किसकी है। लैम्डा दे रखा है बेटा 40 सेंटीमीटर, बीटा दे रखा है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इज दिस। ओके, यानी कि आपको ये दे रखा है क्या, पी मैक्स माइनस पी मिन इज इक्वल्स टू 2 बीटा के एस नॉट। और ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? सर 1 into 10 to the power -3 is 2 बीटा के एस नॉट। तो एस नॉट कितना होगा सर 1 into 10 to the power -3, हाँ जी, अपॉन बेटा 2 बीटा के 1 into 10 to the power -3। बीटा की वैल्यू पता है कहाँ, यहाँ से बीटा की वैल्यू पता है, रख देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.2 into 10 to the power तो इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू तो आंसर आ जाएगा 2.2 into 10 to the power -10 मीटर। क्लियर है? तो आशा करता हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सेस प्रेशर का प्यारे बच्चों आपको आइडिया लगा होगा, है ना, कि एक्सेस प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस कैसे देखे जाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों आगे की तरफ, एंड वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज इंटरफेरेंस। प्यारे बच्चों पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव। वैसे तो स्टैंडिंग वेव सच पूछे बहुत बड़ा टॉपिक है ना, क्या डेरिवेशंस हैं कुछ नहीं, तो इसलिए मेरा बस आपसे इतना कहना, इसके रिजल्ट्स याद रखो, जो 2-4 बातें बताऊँ उनको ध्यान रखना, क्वेश्चन करा देता हूँ बस मैं, है ना। पहली बात तो प्यारे बच्चों स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है इन शॉर्ट, है ना। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है कि दो मीडियम के 2 पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी है वो बेसिकली फिक्स हो। ओके, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि ये इस तरह से लूप बनते हैं, और लूप में जो पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है इनको प्यारे बच्चों नोड कहते हैं, और वो पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इनको कहते हैं प्यारे बच्चों एंटी नोड। और इस तरह से नोड, एंटी नोड और नोड बन जाते हैं। क्लियर है? ओके, नोड वो वाले पॉइंट जिनका 0 होता है, और एंटी नोड वो जिनका एम्पलीट्यूड कितना होता है 2 है। और ये हमेशा तब बनते हैं जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ यार एक वेव है ए साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी, और बेटे दूसरी वेव है ए साइन ए एक्स प्लस ओमेगा, है ना। इनका सुपरपोजिशन कर देंगे तो इनके सुपरपोजिशन से जो इक्वेशन आती है वो प्यारे बच्चों कुछ 2a साइन ए एक्स
cos ओमेगा टी जैसी आ जाएगी। बाकी सब गणित छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू 0, तो ऐसे बनता है। और इसमें एक खास बात क्या है प्यारे बच्चों कि जो नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है कॉन्जुगेटिव, वो कितना होता है सर λ/4 होता है। प्यारे बच्चों नोड से नोड λ/2 होता है और एंटी नोड से एंटी नोड भी कितना होता है सर ये भी λ/2 होता है। क्लियर है। और प्यारे बच्चों जो लूप्स बन रहे हैं इस लूप्स में ये जो लेंथ है ये लेंथ कहलाती है λ/2, इसी को हम लोग लूप लेंथ बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं लूप लेंथ। तो क्लियर है। तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन और उसमें कुछ इस तरह की चीज। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे, हाँ बेटे, एक तो पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। दूसरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम इसके अंदर ऑर्गन पाइप, है ना, जिसके अंदर हम रेजोनेंस ट्यूब भी पढ़ते हैं ना, पेपर में कई बार पूछे रेजोनेंस ट्यूब। और तीसरा जो टॉपिक इसके अंदर प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वाइब्रेशन इन क्लैंप रोड, क्लैंप रोड। तो ये मेनली 3 टॉपिक हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर ऑर्गन पाइप और फिर वाइब्रेशन इन क्लैंप्ड रोड। हाँ तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स। ओके, जब ये दोनों एंड पर क्लैम्प्ड है तो यहाँ क्या बनेगा नोड, यहाँ क्या बनेगा नोड। याद रखें क्या कि क्लैम्प लोकेशन पर क्या बनता है नोड बनता है। प्यारे बच्चों ये एक लूप बन रहा है, कितना बन रहा है एक लूप। नोड से नोड का सेपरेशन सर जी λ/2। बेटे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l, इस x बराबर 0 को इसका x बराबर l को, तो क्या l इज इक्वल्स टू λ/2। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटे 2l, क्या l बराबर हाँ जी v/λ से बेटे v/2l आ गया है। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है v बराबर क्या होता है √T/μ, क्योंकि रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होती है और इसका मास और एंड लेंथ म्यू हो, तो यहाँ से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/L ओके प्यारे बच्चों से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। बहुत पेशेंस के साथ रहिए, मजा आएगा। देखो फटाफट से निपटा देता हूँ सारा का सारा। हाँ बेटे λ/2 तो क्या L इज इक्वल्स टू λ/2 प्लस λ/2 से लैम्डा, क्या बेटा F बराबर सर v/λ। अब एक काम करो बेटे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 2/2 इंटू क्या v/2l, क्या 2 टाइम्स ऑफ f1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल, तो इसलिए इसको f2 यानी कि बोलते हैं प्यारे बच्चों दैट f2 इज इक्वल्स टू 2f1 यानी कि इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। तो जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के बाद प्रेजेंट होती है वो हार्मोनिक कहलाती है। जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के बाद प्रेजेंट होती है क्या कहलाती है हार्मोनिक कहलाती है। ओके, और इस सेकंड हार्मोनिक को प्यारे बच्चों फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। ओके, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक के बाद फंडामेंटल के बाद प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं ओवरटोन कहते हैं, और जो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है उसे क्या कहते हैं हार्मोनिक्स कहते हैं। अब प्यारे बच्चों तीसरे केस की बात करें। तीसरे केस में ये कितना है λ/2 λ/2 λ/2, तो यहाँ से लेंथ कितनी होगी 3 λ/2, तो लैम्डा कितना हो गया सर 2l/3। मजा आ गए। हाँ बेटे f बराबर क्या v/λ, यस सर, तो बेटे आ गया 3v/2l यानी कि इट इज क्या 3 टाइम्स ऑफ f1। तो कौन सा हार्मोनिक सर इट इज व्हाट, इट इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, दैट इज द थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। क्या कहते हैं इसको थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटे f2। क्या क्लियर है। तो अगर कितने लूप बन रहे होंगे n, तो n लूप्स के कारण जो nth फ्रीक्वेंसी होगी वो n टाइम्स ऑफ क्या v/2l हो जाएगी। क्या क्लियर है। तो इस तरह से बस कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि यार इसके बीच का सेपरेशन कितना होता है λ/2 होता है। अच्छा एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ बेटे, इस वाले लूप के सारे पार्टिकल इस वाले लूप के सारे पार्टिकल यहाँ रस्सी ऊपर जाते हैं, यहाँ रस्सी क्या जाती है नीचे, हमेशा कैसे होते हैं अपोजिट फेज में होते हैं। याद रखो, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि यार ये रस्सी है ऐसे,
ऐसी। ओके, तो बताओ P और Q का फेज, तो सर P और Q कैसे फेज में होगा, अपोजिट फेज में। और बेटे अगर यहाँ कोई पॉइंट R हो तो सर देखो ये उधर रस्सी नीचे तो ये फिर ऊपर, यानी कि इसका मतलब ये R के साथ सेम फेज में है, यानी कि P और R कैसे फेज में है, P और R है सेम फेज में। क्लियर है? तो एक लूप के सारे पार्टिकल क्या होते हैं। अच्छा दूसरा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होता S है ना, तो जो P और S है ये भी कैसे होते, ये भी सेम फेज में ही होते हैं। क्लियर है? तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटे, nth हार्मोनिक कहते हैं इसको। कौन सा हार्मोनिक, nth हार्मोनिक कहते हैं। और इस स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे लूप बनते हैं, तो F1 F2 F3 एंड सो ऑन से क्या बेटे 1:2:3:4 एंड सो ऑन, यानी कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या क्लियर है? ये मेरे पास आ जाता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेकंड ओवरटोन। क्या क्लियर है? और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों दिस इज द स्ट्रिंग इज फ्री फ्रॉम वन एंड। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ से फ्री है तो यहाँ क्या करेंगे, एंटीनोड ये नोड, ये सेपरेशन कितना λ/4, बेटे 0 इज इक्वल्स टू L, तो L इज इक्वल्स टू, तो लैम्डा कितना 4L, F कितना बेटे सर V/λ से क्या V/4L आ जाएगा, यानी कि V कितना होगा तो 1/4L एंड 3/2। क्लियर है? अब सेकंड केस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ जी, यहाँ तो क्या बनना है सर, यहाँ तो एंटीनोड ही बनेगा, यहाँ प्यारे बच्चों नोड ही बनेगा, तो ये डिस्टेंस λ/2, ये डिस्टेंस λ/4, तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो L होगा क्या वो λ/2 प्लस λ/4 से क्या 3λ/4 आ जाएगा। यस सर। क्या F बराबर V/λ से क्या V, यहाँ से जो लैम्डा होगा क्या वो 4L/3 होगा। यस सर। तो क्या बेटे 3V/4L आ गया, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ F1 आ गया। अब देखो जो पहले समझ में नहीं आया तब समझ में आएगा। इसे कहते हैं कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक थर्ड, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, और इट इज फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर है? ओवरटोन वो होती है जो फंडामेंटल के बाद प्रेजेंट होती है। अब एक बात बताओ इसमें क्या होगा सर, इसमें λ/2 λ/4 सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों जैसे F3 आया था इस बार F5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा ये 5V/4L आ जाएगा, तो इसका मतलब सर 5 टाइम्स ऑफ F1। अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और प्यारे बच्चों इसको पढ़ते हैं सेकंड ओवरटोन। क्लियर है? तो इसका मतलब सर जो सारी फ्रीक्वेंसी है F1 F3 F5 एंड सो ऑन वो 1:3:5 में है, यानी कि ओनली ऑल मल्टीपल्स आर देयर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्लैंप लोकेशन पर क्या बनता है नोड, और फ्री लोकेशन पर क्या बनता है प्यारे बच्चों, एंटीनोड बनता है। ओके चलिए। हाँ प्यारे बच्चों इक्वेशन है y = 5 sin πx/3 cos 40 πt। ओके, तो पहली बात तो क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? नो सर, ये तो सिंपल एक स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि जो भी फॉर्मेट है स्टैंडिंग वेव का ही फॉर्मेट है ना, क्योंकि सर ने कहा था तो क्या सिस्टम की इक्वेशन टाइप लग रही है। तो आपसे कह रहा है सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, तो भाई ऑलरेडी क्लियर हो गई बात। एडजेसेंट नोड का मतलब क्या है सर, नोड टू नोड सेपरेशन कितना कह रहे बच्चों, λ/2। अब एक काम करो, उसको कंपेयर कर लो किससे सर, 2a sin kx cos ω t जैसी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, π/3 आ गई, और k को क्या लिख सकते हैं 2π/λ = π/3, तो बेटा लैम्डा कितना है, लैम्डा 6। तो आंसर क्या पूछ रहा है, λ/2 6/2, यानी कि कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, द स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर, इसका मतलब समझ जाइए क्या, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स। और प्यारे बच्चों इसमें अगर वजन लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सोनोमीटर ही तो कहते हैं। तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स हो गई। अब आपसे कह रहा है, अच्छा आपको याद होगा इसमें सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। पहले वाली कितनी सर V/12, दूसरी 2V/12, तीसरी 3V/12,
एंड सो ऑन। क्लियर है प्यारे बच्चों? इन फ्रीक्वेंसीज को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिनमें धागा लूप बनाता है। क्या बनाता है? धागा लूप बनाता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें सबसे छोटी कौन सी होती है सर? V/2 है। क्लियर है? तो आपसे कह रहे हैं यार एक तो कितनी है सर? एक तो है रेजोनेट कर लिया 350 पर और दूसरी है 420 पे। तो मजा आ गया। अगर एक 350 पे दूसरी कितने पे? 420। तो आपसे पूछ रहा फंडामेंटल बताओ। तो यार फंडामेंटल के लिए क्या करो? डिफरेंस देख लो इसका कितना आ रहा है। 70 कितना आ रहा है? 70। तो देखो 70, हाँ जी। दूसरा 140, तीसरा हाँ बेटे 210, चौथा 280, हाँ जी। फिर सर 350, गुड। और फिर 420। तो क्या सारी आ गई है ना? और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये सारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और इसका जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर प्यारे बच्चों 70 होगा। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अक्सर पूछता है कहीं कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा तो फंडामेंटल आपसे पूछ लेगा। तो उसमें इनका क्या कर लो? कॉमन फैक्टर निकाल लो। कॉमन फैक्टर से मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है? करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है भाई। वाइब्रेट्स इन रेजोनेंट मोड, इसका मतलब लूप बन रहे होंगे विद द सेपरेशन ऑफ 2.0 सेंटीमीटर बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड्स। ये दो नोड के बीच का सेपरेशन आपको दिया, इसका मतलब λ/2 गिवन होगा फॉर द नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि इसका मतलब एक लूप बढ़ गया होगा। द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 1.6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है कि भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी। तो मान ली पहले वाले में कितने बन रहे हैं? n लूप, तो n फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एक लूप लेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों? एक लूप लेंथ होती है λ/2। तो n लूप्स, तो n इंटू λ1/2 बराबर n, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो उतनी रहेगी। फॉर द नेक्स्ट रेजोनेंट मोड कितने लूप बन गए? n+1। तो क्या n+1? अब लैम्डा चेंज हो जाएगा लेकिन लेंथ उतनी रहेगी। तो n+1 λ2/2। लेंथ को क्या कर दो प्यारे बच्चों? दोनों को इक्वेट कर दो। λ1/2 कितना दे रखा है? पहले इतना था, अब कितना हो गया? इतना। दोनों की वैल्यू सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, दोनों को सॉल्व करोगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये कहलाता है लेंथ लॉ। ओके, आप जानते हैं f क्या होता है? nv/2l होता है। ओके, और v होता है √e/μ। अगर ये सब कांस्टेंट हो जाए तो n f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है। गिटार के स्ट्रिंग का यही कंसेप्ट होता है। अलग अलग लेंथ से पकड़ने पर क्या करता है वो? लेंथ चेंज करते हैं। तो लेंथ चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी बदल जाते तो आपको अलग अलग नोट सुनाई देते हैं। अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि आवाज बारीक आने लगेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो f1l1 बराबर क्या आ गया? f2l2, कीपिंग अदर फैक्टर्स टू द कांस्टेंट। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटे, गिटार स्ट्रिंग इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर लेंथ है और हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज। यानी कि स्ट्रिंग जो होते हैं गिटार की दोनों से बंधी हुई होती है। तो आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी? 124 हर्ट्ज। कह रहा है वेयर शुड इट शुड बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 186 हर्ट्ज। भाई इसको कहां से प्रेस करें ताकि ये कितनी फ्रीक्वेंसी देने लगे? ये मुझे जो है 186 प्रोड्यूस करे। तो बस आप समझिए शायद सीधा सीधा सा फंडा है प्यारे बच्चों, क्या 1/2l√t/μ। यहाँ से f1l1 बराबर f2l2। हाँ बेटे, f1 पता है, f2 पता है, l1 पता है ना? l2 क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है ऑर्गन पाइप ना, जैसे आप फूंकते हैं तो उसे ऑर्गन पाइप ही कहते हैं। तो ऑर्गन पाइप में ये क्या है? क्लोज्ड एंड है प्यारे बच्चों, और ये इसके ओपन एंड है। क्लोज का मतलब होता है एक एंड से क्लोज, दूसरे साइड से ओपन, और ओपन का मतलब होता है दोनों साइड से ओपन। क्लियर है? तो क्लोज ऑर्गन पाइप में प्यारे बच्चों याद रखें, जो ये क्लोज एंड होता है, कौन सा एंड होता है? क्लोज्ड एंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है और प्रेशर का एंटी नोड बनता है, क्योंकि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर π/2 पे चलते हैं। और जितने भी आपने वेव इन स्ट्रिंग पढ़ा और आपने क्या पढ़ा यहाँ पर साउंड पढ़ा, दोनों में बस एक ही बात का डिफरेंस है, वहाँ प्रेशर और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप उसको भी समझे, उसमें π/2 का डिफरेंस ले ले। तो जहाँ नोड होगा वहाँ इसका एंटी नोड होगा, जहाँ इसका एंटी नोड होगा वहाँ इसका नोड होगा। अब जैसे देखो ये दोनों एंड क्या है? इसके ओपन है। अब ओपन एंड पर क्या बनता है सर? ओपन एंड पर आपने बताया है अभी ओपन एंड पर प्रेशर का बनेगा नोड, ओके, और डिस्प्लेसमेंट का बनेगा एंटी नोड। तो यहाँ भी क्या होगा? और यहाँ क्लोज एंड पर क्या बताया सर? डिस्प्लेसमेंट का नोड और बेटे प्रेशर का एंटी नोड। तो यहाँ कैसा एंड है? ओपन एंड। तो ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? एंटी नोड, प्रेशर का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसमें भी देखिए उसी तरह से वाइब्रेशन होते हैं जैसे स्ट्रिंग के अंदर होते थे। जैसे ये वाला केस देखो, ये वाला क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो अगर इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखो, किसकी टर्म में? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट टर्म में क्लोज एंड पर नोड बनेगा, ओपन एंड पर क्या बनेगा? एंटी नोड। तो डिस्टेंस कितना हो गया? λ/4 हो गया।
इसको प्रेशर की टर्म में भी देख सकता हूँ, इसी को क्या, जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो इस तरह से लूप भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर कोई रॉड क्लैम्प्ड हो, क्या हो, कोई मेटालिक रॉड जिसको आपने क्लैम्प कर दिया हो, तो क्लैम्प लोकेशन पर नोड बनता है और इसके ओपन एंड पर क्या बनता है, एंटी नोड। अब ये ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप। अगर इसके अंदर वाइब्रेशन होंगे तो यहाँ क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करूँ तो सर ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो प्यारे बच्चों इस तरह की एक स्टैंडिंग वेव सेट हो जाएगी। अगर इसको प्रेशर की टर्म में लिखना होगा तो यहाँ क्या बनेगा, नोड, यहाँ क्या बनेगा प्यारे बच्चों, नोड, कुछ इस तरह से। और अगर क्लैंप रॉड और बीच में से इसको क्लैंप कर दिया गया तो बीच में नोड बनेगा, इधर एंटी नोड बनेगा और इधर क्या बनेगा, एंटी नोड। अब फटाफट से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके और इसके दोनों के केसेस को एक बार स्टडी करते हैं कि उनके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में कैसे चलती हैं, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हो रहा था। तो प्यारे बच्चों दिस इज ऑर्गन पाइप, ओके, दैट इज ओपन इन बोथ एंड्स। अगर ये दोनों साइड से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओपन होगा तो सर ने बताया था ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ओके। तो बीच में क्या बनेगा, सर एक नोड बनेगा। तो देखो इस तरीके की स्टैंडिंग में सेटअप हो जाएगी। ये लेंथ L है प्यारे बच्चों, ये λ/2 होती है एंटी नोड टू एंटी नोड सेपरेशन। तो L बराबर λ/2, यहाँ से λ बराबर 2L, F बराबर V/λ, V/2। ये तो वही आगे जैसे स्ट्रिंग आ रही थी दोनों एंड से बंधी हुई, यस कॉमन है। फिर प्यारे बच्चों अगर इसमें अगला हार्मोनिक होगा तो क्या इस तरह की वेव फॉर्म हो जाएगी। तो ये आधा, ये पूरा λ/4, λ/2, λ/4, ओके। कुल मिलाकर के इसका सम कर देंगे तो प्यारे बच्चों लैम्डा आ जाएगा, तो ये 2V/2L आ जाएगा। तो यहाँ से जनरलाइज करेंगे तो n टाइम्स ऑफ V/2L आ जाएगा। यानी कि सारे फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। F1 को फंडामेंटल कहेंगे, F2 को क्या कहेंगे, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। क्लियर है। अगर ये क्या होता, क्लोज एट वन एंड होता, तो क्लोज एट वन एंड होता तो यहाँ हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है, सर नोड बनता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। तो देखो इस तरह का लूप बनता है, ये नोड, ये एंटी नोड, ये सेपरेशन λ/4। उसी तरह से लेंथ L बराबर λ/4, ओके। लेंथ L इज इक्वल्स टू λ/4, λ बराबर 4L, F बराबर V/4L। कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगला हार्मोनिक होता तो यहाँ तो नोड ही बनता, हाँ बेटा, यहाँ एंटी नोड ही बनता। तो ये लूप ऐसा दिखता, λ/2, λ/4, 3 λ/4 आ जाता। तो यहाँ से सॉल्व करते तो 3V/4L आ जाता। अगला 5V/4L आ जाता। तो कौन से हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स क्या होते, प्रेजेंट होते। इसको फंडामेंटल कहते, इसको क्या कहते, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहते, है ना। और इसको क्या कहते, फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन कहते। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसमें जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्यारे बच्चों रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर। किसके ऊपर, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर। आइए करते हैं फटाफट से सवाल। तो प्यारे बच्चों साउंड की स्पीड निकालने का तरीका होता है रेजोनेंस ट्यूब। इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लेके वाइब्रेट कराते हैं और रेजोनेंस की स्टेट देखते हैं। वाटर का लेवल को प्यारे बच्चों कुछ एडजस्टमेंट होता है, उससे एडजस्ट कर लिया जाता है। पहली बार आवाज जब बहुत तेज आती है तो उस लेंथ L1 को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा कमाल की बात है, इससे एक नई बात पता लगी, हमने जब वैल्यू निकाले तो दिक्कत आई, तो उसमें हमें करेक्शन मिला। करेक्शन ये होता है कि अब तक हम लोग भी जैसे यहाँ पे एंटी नोड बना देते ना डिस्प्लेसमेंट के, ये यहाँ ना होकर के थोड़ा ऊपर बनता है और ये यहाँ ना होकर के थोड़ा सा नीचे बनता है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंड करेक्शन, जो कि ट्यूब की रेडियस का 0.6 टाइम्स होता है। किसके रेडियस का, ट्यूब की रेडियस का 0.6 टाइम्स होता है। तो जो लेंथ है ना वो एक्चुअल में यहाँ तक नहीं लेंगे बल्कि दोनों को ऐड कर देंगे। तो जरा सोचो ये कितना होगा, सर ये होगा λ/4। तो λ/4 एक्चुअल में जो L इफेक्टिव है वो L+2E के बराबर है। अच्छा ध्यान से देखो, इस रेजोनेंस ट्यूब में क्या करना है, ये L1 है, ये E है प्यारे बच्चों, ये L2 है तो ये E है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, बंद है, तो यहाँ E बनेगा, यहाँ E पे बनेगा। तो पहला रेजोनेंस आता है तो उसकी लेंथ कितनी लिखोगे सर, L1+E इज इक्वल्स टू λ/4, है ना। और इसको क्या लिखेंगे सर, L2+E इज इक्वल्स टू 3 λ/4। दोनों को सॉल्व करेंगे एंड डायरेक्शन और मिल जाएगा। डायरेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। आपको L2 L1 पता होते हैं तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं और साथ ही साथ E की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं बीट्स। समय थोड़ा सा कम है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों बीट्स का आइडिया दे देता हूँ और बाकी वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस को और डिटेल में पढ़ने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों ये है बीट्स। जब दो साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करते हैं, बाकी सब सेम है, बस इस बार क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों, दोनों में ओमेगा में डिफरेंस है। तो एक्स की टर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, पोजीशन की टेंशन भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सुनते हैं। तो अब यार इसका फेज कितना हुआ सर, इसका फेज हुआ 5 और बेटे इसका फेज कितना हुआ 5। तो फेज का डिफरेंस कितना होगा,
ये डेल्टा फाई आ जाएगा, क्योंकि मैं वो लिख सकता हूँ 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बताओ मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद है सर, 2n पाई के बराबर। तो बेटे इस 2n पाई को इसके बराबर कर दो। जैसे इसको इसके बराबर करेंगे तो टाइम आ गया n/f2 माइनस f1। ये वो टाइम है जिस टाइम पर रिपीटेडली मैक्सिमा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैक्सिमा। n की वैल्यू को 0 रखोगे तो 0 पर मिलेगा, n की वैल्यू को 1 पे रखोगे तो 1/f2 माइनस n, 2 रखोगे तो 2/इतने। अब इन दोनों को जो डिफरेंस है ना, एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा का डिफरेंस, एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा का डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको बोलते हैं बीट पीरियड। क्या बोलते हैं? बीट पीरियड। मतलब आप ऐसे समझो, आपने 2 ट्यूनिंग फोक को बजाया टिंग, तो कभी तो आवाज ज्यादा कभी कम, ज्यादा वाली मतलब मैक्सिमा, कम वाली मतलब गायब। क्लियर है? तो एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक मैक्सिमा से अगला मैक्सिमा बीट पीरियड कहलाता है, और इसका उल्टा बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो समझ में बीट फ्रीक्वेंसी क्यों f2 माइनस f1 होता है, इसलिए इसको क्या f2 माइनस f1 बोलते हैं। तो जब भी कभी बीट फ्रीक्वेंसी शब्द आए तो समझ लीजिए f2 माइनस f1 आएगा। इधर चलते हैं प्यारे बच्चों, मिनिमा की कंडीशन में 2n प्लस 1 पाई होता है। जब 2n प्लस 1 पाई होगा तो यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 2n प्लस 1 2 इंटू f2 माइनस f1 आएगा। ये वो टाइम है प्यारे बच्चों जब साउंड गायब हो जाती है, यानी कि मिनिमा मिलता है। तो n को क्या रख दो? 0 रख दोगे तो ये वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो ये आएगी, 2 रखोगे तो ये एक मिनिमा से अगले मिनिमा का डिफरेंस है। कमाल की बात जानते हो, इसका डिफरेंस भी यही आता है जो ये आया था। तो टी ऑफ बी यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, यानी कि कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा से मैक्सिमा और मिनिमा से मिनिमा के बीच के आपको प्यारे बच्चों टाइम मिल जाएंगे। तो यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी f2 माइनस f1 आ जाएगी। तो एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा और एक मिनिमा से अगले मिनिमा का पीरियड क्या कहलाता है? बीट पीरियड कहलाता है प्यारे बच्चों। एक सेकंड में ऐसा होना क्या कहलाता है? इनको कहते हैं हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो कान होता है वो 10 से ज्यादा बीट नहीं सुन सकता, यानी कि ये जो मैक्सिमा है ना, ये एक सेकंड में 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज्यादा होंगे तो आपका कान क्या कह देगा? सॉरी कह देगा। इसलिए प्यारे बच्चों देयर मस्ट बी द स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही डेल्टा एफ सही होगा। डेल्टा एफ सही होगा तो डेल्टा एफ कम होगा तो टी ज्यादा होगा। बीट पीरियड ज्यादा होगा तो एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा के बीच का टाइम ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा होगा तो साउंड को डिस्टिंग्विश करके हम लोग सुन पाएंगे। आइए करते हैं इस पे एक सवाल। प्यारे बच्चों एफ कितना है? 250 हर्ट्ज से, इट गिव्स 4 बीट्स विद बी। ओके, तो आपसे बी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, 4 बीट दे रहा है। इसका मतलब बी और ए का डिफरेंस कितना है? 4 का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 250 है तो प्यारे बच्चों 4 का डिफरेंस मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है तो 246 होगी, या क्या होगी? 254। अब कभी कभी कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको या तो वैक्स कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। वैक्स करने पर मास बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फाइल करने पर मास कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन देखो बेटे, एक ट्यूनिंग फोक है ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज, जो 4 बीट्स देता है। किसके साथ? बी के साथ। तो इसका मतलब जो बी की फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो सकती है सर? 196 हो सकती है और 204 हो सकती है। क्लियर है बेटे? अब कह रहा है यार मैंने जो है बी को वैक्स करा, जब मैंने बी को वैक्स किया तो वैक्स करने पर फ्रीक्वेंसी घट गई, तो फ्रीक्वेंसी घट के क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 195, 194, 193 और इसकी घट के 203, 202 और 201। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि ऐसा करने पर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो बताओ बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब दोनों में से चेक करो बेटे, इसकी कितनी थी? 200। कितनी थी? 200। 200 में से 96 से 4, 200 में से 195 5, 200 में से 194 6, 200 में से 204 हाँ बेटे 6, 200 में से 4, 203 में से ये आ गया सर 3। सर इधर से इधर जाने पर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, इधर जाने पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीजेज है तो ये होगा, इसलिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 196 हर्ट्ज होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? बताने के लिए वैसे तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना मैंने कोशिश की है बताने की, वो सारी चीजें प्यारे बच्चों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कनेक्ट कीजिए, होमवर्क को अच्छे से कीजिए, और वेव ऑप्टिक्स में जो हमारी बची कुची कसर थी वो भी हम लोग कहीं ना कहीं पूरी करेंगे। पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ गए, ये बहुत मजा आने वाला है। हालांकि चैप्टर बड़ा है, लेकिन इस वाली यूनिट से थोड़ा सा बहुत बेहतर और थोड़ा आसान लगेगा। पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों आपके फीडबैक्स मुझे दीजिए ताकि मैं उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। पर्सनल लेवल पे दीजिए ताकि चीजों को और बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।